हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं एडुस्विच। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है। इस चैप्टर की अब तक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कि सर ये चैप्टर आप ज़रूर कंप्लीट कराइए, और क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इस चैप्टर को अब थॉरली ऐसा कंप्लीट कराएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पर आज जो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, हम चाहेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए, बिकॉज आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स आई गेट टू नो दैट व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग and when they reach to the last of this chapter they forgot the first half of the chapter। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए क्या है, हम सबसे पहली चीज है जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपनाई थी, दैट इज द डिवाइड एंड रूल। इस चैप्टर को, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में दिए, हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, केवल फोकस करेंगे उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जहां से क्वेश्चंस हमें उसके आंसर्स याद हो सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे। एक टिप है आप सभी लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया, मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर किया तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत इजीली कर पाएंगे। नहीं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीड द बुक, यू शुड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली by underlining each and every point, by focusing upon the points which are having certain details, certain dates, certain events, and after that आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी आप कर लेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर का बाइफिकेशन। इस चैप्टर के बाइफिकेशन को हमने कैसे किया है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि कहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। उस कहानी से हम एक भूमिका बनाएंगे, एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे जिसके ऊपर हमारे इस पूरे चैप्टर का बेस का होगा, है ना। तो वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, अगर आप अपनी बुक के स्टार्टिंग देखें तो लिखा है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, क्योंकि आप ये 10th क्लास में पढ़ रहे हो और ये दूसरी बुक है। फर्स्ट बुक आपने कहाँ पढ़ी थी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी सीबीएसई में। अब फर्स्ट में आपने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने रशियन रिवॉल्यूशन वहां पे पढ़ा, आपने जर्मनी के बारे में वहां पर पढ़ा, और अब हम लोग इस बुक पर आए हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। और 2 चैप्टर इस बार डिडक्शन के बाद आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे, और दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि आपके सेकेंड टर्म में आएगा। यहां पर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करने जा रहे हैं। इसमें हमने देखा क्या कि सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर वो आता है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेक्शन, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, किस तरीके से मोनार्की को हटा करके फ्रांस के अंदर एक डेमोक्रेसी जो है उसको लाया गया था। इसके बाद आता है दूसरा, वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ। नेशनलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। नेशनलिज्म वो भावना होती है जो आपको देश के प्रति जागरूक करती है। आप कैसे अपने देश से इतना लगाव कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल मूवीज में रॉ एजेंट, आईएसआई एजेंट, एफबीआई और इस तरीके की स्टोरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं। ऐसे रॉ और इनका स्पेशली अक्षय कुमार को हम लोग देखते हैं ऐसी मूवीज में ज्यादा काम करते हुए। सो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि किस वजह से वो जा रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को जो ऐसे किसी खुफिया एजेंसीज में होते हैं, उन लोगों को पैसा तो खैर मिलता ही है, लेकिन पैसे के अलावा क्या चीज़ है जो नहीं इस तरीके का काम करने पर मजबूर कर देती है, या वो इसमें खुशी खुशी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलना है, उन्हें कोई मेडल नहीं मिलना है, उन्हें किसी भी तरीके से कहीं पे कोई पहचान नहीं मिलनी है, एक गुमनामी की जिंदगी मिलेंगे। उसके बाद भी पता नहीं कि फ्यूचर में आगे चल के उन्हें एग्जैक्टली कभी याद किया भी जाएगा या नहीं। लेकिन क्या भावना है जो उनको यहाँ तक लेकर के आ जाती है, अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर करते हैं, और वो है नेशनलिज्म। वो भावना जो आपको आपके देश के साथ जोड़ती है,
तो आज हम लोग भी उसी भावना के इर्द गिर्द घूमता हुआ अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तीसरा होगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि लगातार क्रांतियां आ रही थी कुछ टाइम पीरियड के लिए, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि लगातार जो क्रांतियां आ रही थी इसकी वजह से क्या क्या बदलाव हुए। ये जो बदलाव थे ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसके अलावा यूनिफिकेशन देखेंगे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का। आज हम जिस तरीके से बाउंड्रीज देखते हैं अपने देशों की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, ब्रिटेन की, पहले ये बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं थी। और हम सबको पता है कि पहले जब मोनार्की चल रही थी उस समय जितने भी राजा थे वो सब अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में लगे रहते थे। वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक इसलिए करते थे ताकि वो उनकी टेरिटरी को अपने में मिला सके। तो यही कहानी जो हमने यहाँ देखी अपने देश में, आसपास के राजाओं ने किस तरीके से आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया, वैसे ही कुछ ओवर द वर्ल्ड हो रहा था। सभी एम्पायर्स में ऐसा ही कुछ हो रहा था। नेक्स्ट हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। नेशन की भावना आई, नेशन स्टेट की भावना आई। क्या रीजन था कि एक एक नेशन अलग अलग डिवाइड हुआ, क्या था जिसे उन लोगों को बाउंड्रीज में बांधा, इन सब के बारे में देखेंगे। और लास्टली हम लोग नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको खोल लीजिए, क्योंकि पहले एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग आपके सामने आती है। सर कैन वी प्लीज हैव दैट पिक्चर ऑन आवर स्क्रीन। सो दिस पिक्चर जो अभी आपके सामने आई है, आपकी बुक में भी ये पिक्चर आपने बहुत गौर से देखी होगी। इस पिक्चर से हमारी इस चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है। इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइन बना करके सीधे चले आ रहे हैं, ठीक है, लाइन बना करके आते जा रहे हैं। और हमने देखा एक स्टैच्यू है जो अपने हाथ में मशाल और दूसरे में कुछ किताबें लेकर के खड़ी हुई है, और लोग उसके सामने से जा रहे हैं। और जब ये लोग उसके सामने से गुजरते हैं तो इसको सैल्यूटेशन देते हैं। अगर आपने कभी भी 26 जनवरी की परेड देखी हो तो आपने ये चीज देखी होगी कि जब हमारे जो परेड कर रहे होते हैं वो लोग अपने फ्लैग्स लिए होते हैं, और जब वो राष्ट्रपति के सामने आते हैं तो वो अपने फ्लैग को इस तरीके से झुकाते हैं, या नेशनल फ्लैग होता है वहां पे जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होस्ट करते हैं। उस फ्लैग के आगे वो लोग उसको क्या करते हैं? हॉस्टेज देते हैं। अपने नेशनल फ्लैग को हमारी आर्मी, नेवी और इस तरीके से हॉस्टेज देते हैं। हॉस्टेज का मतलब होता है उस तरफ थोड़ा सा झुका लिया जा रहा है, यानी कि इसी तरीके का कुछ हॉस्टेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये जो दे रहे हैं, क्या है ये पिक्चर, क्या कह रही है और ये पिक्चर क्यों जरूरी है? जरूरी है आप इस पिक्चर को देखिए कि इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, ये पिक्चर जो है ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में। अंडरलाइन करते जाएगा उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि जब आप इस चैप्टर को रीड करने बैठे तो वो पॉइंट्स आपको क्विकली रिवाइज होते जाए कि सर ने लेक्चर में क्या बताया था। आगे चलते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल सोशल क्लासेस आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग homage to the statue of liberty। सॉरी, स्टार्टिंग मैंने hostage वर्ड यूज किया था। इट इज कॉल्ड homage। homage क्या होता है? जब ये फ्लैग्स लेकर के परेड करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आते हैं तो अपने फ्लैग को थोड़ा सा उसकी तरफ झुका लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द homage, प्रेजेंटेशन ऑफ द homage। यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं homage को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी सी दैट इन दिस व्हाट वी हैव सीन, नीचे देखिए आप कुछ राजाओं के मुकुट, कुछ चीजें जो है नीचे टूटी पड़ी हैं इस पिक्चर में। तो यहाँ पे इस पिक्चर का मतलब है कि सबसे पहले वहां पर जो पहुंच रहे हैं वो कौन सी कंट्रीज थी? वो कंट्रीज थी जो अपने फ्लैग्स को लेकर के पहुंच रही हैं। उनमें सबसे पहले स्विट्जरलैंड, देन यूएसए, और उसके बाद फ्रांस उस टाइम पे एक एक्चुअल देश नहीं था। फ्रांस में अलग अलग राजाओं का एम्पायर था, और ये जो राजा थे, जो इनके एम्पायर थे, उन सबके अपने अपने कुछ झंडे थे। ये जो झंडा होता है ना, फ्लैग, ये किसी भी देश के आवाम की पहचान होती है। उस देश की आवाम कैसे, उस देश के जो लोग हैं, ये उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। ये चीजें, यही सारी चीजें नेशनलिज्म की भावना थी, यही नेशनलिज्म की भावना है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले स्विट्जरलैंड, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद फ्रांस जो था वो अपने झंडे को लेकर के आ रहा था। हालांकि यहाँ के फ्रांस का भी झंडा अलग अलग है,
कई सारे पार्ट्स में है, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर्स थे, उस टाइम एक नेशन स्टेट जैसा कंसेप्ट आया नहीं था। तो उस तरीके से उसके पीछे यानी फ्रांस के पीछे लगातार एक के पीछे एक अलग अलग झंडे हैं, कुछ लोग हैं वो उन पर्टिकुलर देश के हैं जिन्होंने फ्रांस को देख करके इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, इस रिवॉल्यूशन के हिस्सा बनते चले गए। तो ये रिवॉल्यूशन केवल फ्रांस का नहीं रह गया, ये रिवॉल्यूशन एक्चुअली पूरे के पूरे यूरोप का रह गया। अब सवाल आता है कि भाई नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपने देश के लिए सामान्य हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस क्यों पढ़ रहे हैं? हुआ होगा वहां पर कुछ, हम तो कभी गए नहीं है, पता नहीं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा आगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान रखें कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म आया वो नेशनलिज्म भी इन सभी जगहों के नेशनलिज्म रिवॉल्यूशंस को देख करके आइडियाज हमारे यहाँ आए और इन आइडियाज को एग्जीक्यूट किया गया, किस लिए? ताकि हम भी आजादी प्राप्त कर सके, हमें भी आजादी मिल सके दूसरे राजाओं से जिन्होंने हमारे देश को अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। तो यहाँ चलते हैं आगे, यहाँ पर है सबसे पहले लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को कॉलोनाइजेशन से आजाद किया, स्विट्जरलैंड अपने आप को आजाद देश घोषित कर चुका था, which by this time were already nation states। इस टाइम तक वो लोग नेशन स्टेट बन चुके थे। इसके बाद फ्रांस आता है और फ्रांस में हम लोग देखते हैं कि ट्राई कलर का रिवॉल्यूशनरी फ्लैग है जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच सकता है। She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag। As I told you, फ्रांस के पीछे जर्मनी के पास बहुत सारे लाइक ब्लैक फ्लैग था, रेड फ्लैग था, गोल्ड फ्लैग था। क्यों? क्योंकि ये उनकी रियासतों के झंडे थे जो वहां पर आगे आकर के मेंशन किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। The image, the German people did not yet exist as the United Nation. The flag carried the expression of the liberal hopes। यहाँ पे ये उम्मीदों के झंडों को लिए हुए हैं, उन उम्मीदों के झंडे को लिए हुए हैं जिसमें उनके देश में भी कुछ ऐसी भावना आ जाएगी जिससे वहां के लोगों का सम्मान हो। तो ये जर्मनी के लोग थे। आफ्टर दैट आगे चलते हैं और इसके पीछे इन लोगों को कौन फॉलो अप कर रहा है? जर्मन पीपल्स के पीछे ऑस्ट्रिया, देन आफ्टर किंगडम ऑफ टू सिलिसेस, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सभी लोग इसके पीछे इसको फॉलो अप कर रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस, अब देखिए ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे इसमें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर देवता भी खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ। ये जो देवता है क्राइस्ट है वहां पर। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, देख समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर अभी तक जो लोग हैं वो लोग लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो एक हाथ में मशाल लेकर के खड़ी है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर के खड़ी हुई है ना, कि वो लोगों की राइट्स का चार्टर लिए हुए अपने हाथों में। और ये जो लोग हैं जो उसको फॉलो अप कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है? पुरानी एलिगरीज क्या होती है? एलिगरीज किसी भी राजा की जिसने जो किसी कंट्री में रूल कर रहा है, किसी रियासत पे रूल कर रहा है, उस राजा की जो पहचान होती है, जिस एक सिंबल से उसको दिखाया जाता है, जैसे मुकुट राजा की पहचान है, या उसका कोई तमगा जिसको हम लोग मेडल कहते हैं वो वहां की पहचान है, या कोई फटका जो ऊपर से डालते हैं वो वहां के राजा की पहचान है। ये सारी एलिगरीज कहलाती है ना। तो ये सारी जो एलिगरीज थी ये देखो नीचे टूटी पड़ी है, यानी कि वो सब अब मोनार्की को हटा देना चाहते हैं। अब एक डेमोक्रेसी की भावना उनके अंदर जागृत हो चुकी है और इसकी वजह से नेशन में इस चीज को और ज्यादा अच्छे से पहचान बनाने के लिए इस बात की क्या किया गया, ऊपर क्राइस्ट को दिखाया गया है और दूसरे देवी देवताओं को जो वहां के लोग मानते थे उनको दिखाया गया है कि देवी देवता भी इस बात से बहुत खुश है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी आज़ादी को अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं और अपने अधिकारों को पहचान करके लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वो अपने अधिकारों के साथ रह सके, अपने सम्मान के साथ रह सके। तो ये कहानी से क्यों स्टार्ट हो रहा है, चलिए आगे चलते हैं। आई गेस आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे और क्या होता है। यहां से हमने देखा कि किस तरीके से नेशन स्टेट की भावना यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। नेशन स्टेट किस तरीके से आप एक तरीके का क्या कहते हैं आपके दिमाग के ऊपर असर डाल चुका है, ये चीजें यहाँ पर हमने देखी इस पिक्चर में। चलिए हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन क्या था? आइडिया ऑफ नेशन अगर हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, ठीक है, और विच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले वर्ड ध्यान रख लो, वर्ड कौन सा है? वर्ड है नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना। और सबसे पहले कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ।
सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ? फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, ऑल्दो आप ये पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, बट विल गिव अ क्विक रिवीजन ओवर देयर। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रांस। अब फ्रांस में क्या हुआ, यहाँ से अभी एक स्टेटमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस को छींक आती थी तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता था। इसका मतलब क्या था? इस कंसेप्ट का मतलब था कि फ्रांस में अगर कुछ हो रहा है तो इतनी तेजी से स्प्रेड होता था बाकी देशों में कि बाकी के देशों में भी उसकी वजह से खलबली मच जाती थी। तो फ्रांस में क्या आया, जब रिवॉल्यूशन आया तो वहीं से बाकी के देशों ने भी अपने यहाँ रिवॉल्यूशन किया मोनार्की के अगेंस्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और ये बहुत तेजी से फुल फ्लेजेड स्टेट में बनने लगा अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम टू द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल चेंजेस आए। साथ ही साथ बहुत ही स्टार्टिंग से द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब देखो भाई, फ्रांस में रह रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग, ठीक, इंडिया में भी बहुत अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, बहुत सारे टाइप के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब उनके अंदर किसी एक कंट्री की तरफ या उसकी तरफ रुझान कब आएगा? जब उनके पास होगी कॉमन आइडेंटिटी, है ना। तो सारा खेल किसका है? कॉमन आइडेंटिटी का है। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब इसको ऐसे समझो अपने देश के साथ कंपेयर करके कि अगर हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी है तो हम कहीं भी किसी दूसरे देश में जाकर के खड़े हो जाएं, हमें पता चल जाता है वो इंडियंस हैं, हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते, कहीं ना कहीं विश्वास अपने आप डेवलप हो जाता है। समहाउ वी बिकेम यूनाइटेड ओवर देयर, हम लोग धीरे धीरे वहाँ पास आने लगते हैं, राइट। अगर हम कहीं किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, हमने देखा कनाडा में बड़ी सारी वहाँ पे ग्रुप्स बन चुके हैं आज के प्रेजेंट टाइम पे, जिसमें क्या होता है इंडियंस जो होते हैं वो साथ में रहने लगते हैं वहाँ पे। सेम एज यहाँ पर भी है, इंडिया में भी एक जगह आप देखोगे तो कहीं पर कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरे धर्म का या कुछ कास्ट का रह रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोबेबली क्या होता है, पूरी कम्युनिटी होती है और उसमें जो है सब लोग रह रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या थी, यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हम कर रहे हैं? यहाँ पे हम कॉमन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ये नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है आपका, दैट इज ला पात्रे और ली सितोयन। ला पात्रे जो है उसका मतलब है द फादरलैंड, द फीलिंग ऑफ फादरलैंड, कि ये हमारा देश है। जब ये बात आपके भावना आ जाती है, ये आपका देश है, जब ये भावना आ जाती है तो हमारे अंदर वो इंथुसियाज्म डेवलप हो जाता है। अगर आप देखें तो आजकल की जो देशभक्ति की मूवीज है वो आखिर जो आपके जो फीलिंग आपके अंदर, जो गूज़बम्स आपके अंदर क्रिएट करती है, वो क्यों करती है? उससे आपको क्यों? क्योंकि आप उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, है ना। आप कनेक्टेड फील करो कि हम लोगों के रक्षण के लिए हम लोग सुकून से सोच सके, इसलिए वो लोग सरहद पर जागते रहते हैं। हम लोगों की रक्षा के लिए वो लोग सरहद पर अपनी जान के बाजी लगा करके लड़ जाते हैं। तो यही भावना जो है, जो इन मूवीज के थ्रू डेवलप होती है, इन स्टोरीज के थ्रू डेवलप होती है, ये हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाती है। यहाँ पर हमें कहा गया हम सब भारतवासी हैं, हम सभी लोग ये प्लेज लेते हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो ये चीज क्या है? ये एक वननेस की फीलिंग है हमारे अंदर, है ना। सेम एज दिस यहाँ पर भी बोला गया ला पात्रे द फादरलैंड, ले सितोयन द सिटीजन, यानी कि वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ द सेम फादरलैंड, राइट। इससे क्या हुआ? उन सब में एकता, उन सब में यूनिटी जो है वो डेवलप हुई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द स्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा था कि लास्ट टाइम वो लोग टेनिस कोर्ट में निकल गए थे। हम लोग बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आप लोग को याद हो 9th स्टैंडर्ड में, 3 सेक्शंस में बटे हुए थे, 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, जिनमें जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था वो पूरी के पूरी प्रायोरिटीज लेता था, वो सारे प्रिविलेजेस लेता था। और जो थर्ड स्टेट था दैट वाज बेसिकली मेड अप ऑफ द लेबर क्लास, दैट वाज बेसिकली मेड ऑफ द पीसेंट्री, इन लोगों की वैल्यू नहीं होती थी। और जब वोटिंग के लिए वो लोग मिले तो उस टाइम पे क्या हुआ? वहां पर फर्स्ट स्टेट ने और सेकंड स्टेट ने आपस में वोट दे दिया और हर एक स्टेट को एक वैल्यू थी, यानी कि स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, तीनों स्टेट के पास एक एक वोट था, जिनमें से नोबल्स और क्लर्जी जो थे, है ना, इनमें जो बेसिकली क्या थे, नोबल्स राजा के बहुत खासम खास, इसमें क्लर्जी थे जो इनके नीचे काम करते थे, और इसमें कौन थे? पीसेंट्री थी। तो इस तरीके से क्या करते थे ये लोगों ने? आपस में एक एक वोट दिया, 2 वोट यहाँ हो गए, या अकेला वोट रह गया, इनको फिर कुछ नहीं मिला। तो ये सिचुएशन थी। तो इनके नंबर भी ज्यादा थे, ये अराउंड 300 थे वहां पर।
तो ये लोग वहां पर जब पहुंचे तो हुआ क्या, इनको बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, है ना। और उसके बाद इन दोनों के वोट्स लेकर के उन्होंने अपने डिसीजन सुना दिए, इनकी बातें सुनी भी नहीं गई। तो इन लोगों ने क्या किया, उस मीटिंग को बहिष्कृत किया, बाहर आए और टेनिस कोर्ट में बैठे और कहा कि हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक हम फ्रांस का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। और वहीं से नेशनल असेंबली उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से फ्रांस जो था उसके काफी एजिटेशन हुआ, मास मूवमेंट्स हुए, है ना, जिसके बाद मोनार्की हट गई और वहां पर डेमोक्रेसी आ गई। तो ये वाली सिचुएशंस हमने वहां पे देखी। शॉर्टकट में अगर देखें तो फ्रेंच पीपल डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंच पीपल ने यहाँ पर किस चीज की मांग करी, उन लोगों ने यहाँ पर मांग करी दैट वाज ऑफ डेमोक्रेसी। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से आप मोनार्की सिस्टम को कंप्लीटली हटा दीजिए। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन कौन से स्टेप्स है आप इसमें रीडिंग करिएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें जरूर मिलेंगे। वी डोंट हैव दैट मच टाइम ओवर हियर टू रीड द होल चैप्टर, बट इट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोर्स कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप चैप्टर की रीडिंग थॉरली करें। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज द स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कौन से स्टेप्स जो थे वो वहां पे लिए गए। पहला था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। एज आई टोल्ड यू, वो बाहर आए टेनिस कोर्ट में और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी कि अब वो लोग चूज करेंगे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो कि हमारे ऊपर रूल करेगी, पूरी गवर्नमेंट को वो चूज करेंगे। दूसरा, फ्रेंच वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने फ्रांस में फ्रेंच को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज। ऐसे लॉज का गठन किया जो सभी के लिए समान है, जो सभी को एक नजर से देखते हैं। चौथा जो उन्होंने किया, दैट इज एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। क्या था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ध्यान रखिएगा। एक किसी भी राष्ट्र के अंदर जब यहां से हम बाहर जाते हैं तब तो कस्टम ड्यूटीज लगती है, लेकिन एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाने पर भी उन्होंने कस्टम ड्यूटीज लगा रखी थी मोनार्की ने, ताकि वो मैक्सिमम टैक्स यहां से वसूल कर ले। हम लोगों ने यहाँ पे टिथ जो कि चर्चेस में जाता था और ताइले नाम के दो टैक्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की टैक्सेस यहाँ पर देना होते थे, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाहर जा रहे हैं तो देना ही है, अपनी कंट्री के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो भी उन्हें वो टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरीके की चीजें थी जो उन्होंने वहां से हटा दी। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसके बाद क्या हुआ, दैट इज स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। स्कूल्स और कॉलेजेस के जो लोग थे, स्पेशली जो थर्ड क्लास इमर्ज आउट हो रही थी, ये जो एजुकेटेड लोग थे, तो पीसेंट्री थी, लेकिन पीसेंट्री के साथ साथ यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे एक और लोग से जुड़ रहे थे थर्ड स्टेट में जुड़ रहे थे। वो कौन से थे, वो थे आर्टिस्ट, है ना, वर्कर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में जुड़ रहे थे, जुड़ करके इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बना लिया। सीक्रेट सोसाइटी नाम इनको बाद में पड़ा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ सोसाइटीज बनाई ना, सोसाइटीज या ग्रुप बनाए। ये जो सोसाइटी थी इसको इन्होंने नाम दिया जैकोबिन क्लब। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, जैकोबिन क्लब्स का नाम दिया। इन्होंने को जैकोबिन क्लब्स का नाम दिया था। सो इसमें लास्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स ऑफ फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। मिडिल क्लास का मतलब है कि पीसेंट्री सबसे लोअर क्लास आ जाती थी, नोबिलिटी क्लर्जी सबसे हायर क्लास आ जाती थी, एक मिडिल क्लास निकल करके सामने आई जो ना उतनी ज्यादा अमीर थी कि उनको चैलेंज कर सके, ना इतनी गरीब थी कि वो पीसेंट्स की तरह कुछ भी ना कर सके। तो ये जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आई, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, और इसने क्या किया, इसने जैकोबिन क्लब्स नाम के संगठन जो थे उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड टू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और इस तरीके से इनकी सपोर्ट के बाद क्या हुआ, इनके सपोर्ट के कारण 1790s तक जो इनके कैंपेन्स होते थे, फ्रेंच आर्मीज को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। कहीं ना कहीं उनकी मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग होता गया, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता गया दैट दे हैव टू वर्क फॉर देयर नेशन, एंड विथ दिस एजेंडा दे स्टार्टेड मूविंग
आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज, और वो अपनी बाउंड्रीज के बाहर जाकर के ये फ्रेंच आर्मीज क्या करने लगी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत सारे पोर्शन में जाकर के उन्होंने रिवॉल्यूशनरी वॉर्स किए और नेशनलिज्म के आइडिया को उसने अब्रॉड तक पहुंचाया, नेशनलिज्म के कंसेप्ट को वो बाहर लेकर के गई। एंड विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी एंड केम अंडर द कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स एंड ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। और इसके बाद जैकोबिन क्लब्स के बाद जब हम बात करते हैं तो जैकोबिन क्लब्स के जस्ट बाद क्या आ जाता है, फ्रेंच आर्मीज जो फॉरेन लैंड्स में गई थी नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए, ये किसके अंडर में थी, ये नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में ये आर्मीज आई थी। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था स्टार्टिंग में, जैसे हमने हिटलर के बारे में पढ़ा हुआ था, लाइक अर्लियर ही वाज लाइक वेरी फैमिलियर फॉर द कंट्री, वेरी मच फेवरेबल फॉर द कंट्री, ही इज टेकिंग सर्टेन डिसीजन दैट कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द जर्मनी। यहाँ पे नेपोलियन जो था उसके अंडर में ये सारी आर्मीज थी और ये इस मैसेज को स्प्रेड करते हुए दूसरे देशों में गए। और साथ ही साथ 1804 में नेपोलियन जो था उसने रूल किया 1804 से लेकर 1815 तक। इस दौरान नेपोलियन ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो उसने सामने रखी या वहां पर लागू करवा दी। वहां पर फ्रांस में कौन कौन सी चीजें थी, 3 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे। पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। 3 चीजें थी, ध्यान देंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि देश का नागरिक है, वो फ्रांस में रहने वाला है, वो किसी भी क्लास का हो, वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो किसी भी सेक्शन का हो, उन सभी लोगों को उसने क्या कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, यानी लॉ के सामने सभी व्यक्ति एक समान होंगे, है ना। नेक्स्ट उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। राइट टू प्रॉपर्टी में उससे पहले लोगों के पास था प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास था, जो हम लोग बताए ना एस्टेट 1 और एस्टेट 2, ये क्या कर रहा था, ये लगातार उन लोगों की जमीन हथियाने की कोशिश करता था, उन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं लेने देता था, उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे काम कराते थे, मैंशंस बनवा के रखे हुए थे, बंधवा मजदूरी वगैरह करवाते थे। तो इस तरीके से मोनार्कियल सिस्टम, इसी वजह से देखो रिवॉल्यूशन का कारण होना चाहिए ना। अब वो इतना जुल्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके प्रति क्या होगा, हमारे अगर राम राज्य चल रहा होगा तो थोड़ा ना ये सब काम होगा, राइट। तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली अटैकिंग अपॉन द पीसेंट्स, दे आर कलेक्टिंग मोर एंड मोर टैक्स, दे आर टेकिंग आउट देयर ब्रेड, उनको हार्श कंडीशंस पे जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ऐसे ही कंडीशंस पर इस तरीके के रिवॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने जैकोबिन क्लब्स को काफी सपोर्ट किया या उनके साथ में मिल करके फ्रेंच आर्मीज को उसने बाहर तक भेजा, नेशनलिज्म की भावना को बाहर तक पहुंचाया। और आगे चल के उसने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज किए जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, या इसको सिविल कोड भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आता है सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने पहला दे दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी और तीसरा दे दिया एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है? अगेन फ्यूडल सिस्टम एज आई टोल्ड यू कि जो लैंड है वो सारे लैंड्स को आपस में कलेक्ट करते हैं, सारे लैंड्स को देखते हैं, प्लस उनको हर बार अपने उपज का 1/3 पोर्शन तो वही लेके चले जाते हैं या उससे ज्यादा। मैक्सिमम पोर्शन जो होता था वो क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम के तहत वो लोग लैंडलॉर्ड्स को उनको देना पड़ता था, एज अ टैक्स देना पड़ता था। तो उसने ये फ्यूडल सिस्टम जो था इसको भी खत्म करवा दिया, इस फ्यूडल सिस्टम को भी बंद करा दिया, ठीक है। पेज नंबर 6 के ऊपर इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर कट लिखा हुआ है। और भी उसने कुछ चीजें किए थे, जैसे बर्थ के ऊपर बेस्ड कुछ प्रिविलेजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फादर इज वर्किंग एज वन ऑफ द very closest person of the king or of the higher authority, it is not important that his son will also get the same thing just because he has taken birth in the royal family, है ना। तो उन्होंने ये चीज बोला कि जो बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट प्रिविलेजेस थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वो पूरी तरीके से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ किया, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया, साथ ही उसने फ्यूडल सिस्टम के एबॉलिश कर दिया। इसके बाद गिल्ड के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते थे जो लोग पे करते थे, उन टैक्सेस को उसने हटा दिया। पीसेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन जो थे वो इस नई
इस नई तरीके की फ्रीडम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जल्दी से देख लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, हमें डेट याद रखनी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 1789। ये पहला एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का इन यूरोप में। हुआ क्या, इसमें मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश किया गया और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। स्टेप लिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो क्या थी, पहले तो नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली के गठन करने के बाद फ्रेंच को वहां की नेशनल लैंग्वेज बना दी गई। यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, सभी के लिए एक समान लॉ बने, और एबॉलिशन कर दिया इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का, यानी व्यापारियों के लिए उन्होंने आसानी कर दी कि आप बिजनेस करने के लिए आपको अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है। इसके बाद क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स के गठन होने लगे जहां से बोनापार्ट का उदय हुआ। बोनापार्ट ने कौन से किस डेट से किस डेट तक वहां पर रूल किया, दैट वाज द टाइम ऑफ 1804 से लेके 1815 तक रूल किया। नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन ने अपनी आर्मीज को, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ जैकोबिन क्लब्स, उसकी आर्मीज जो थी वो क्या करी, दूसरे देशों तक गई, आसपास के देशों तक गई, स्पेशली इटली, हॉलैंड, इन सब जगहों पर गई, और वहां जाकर के उन्होंने नेशनलिज्म की भावना को, रिवॉल्यूशन की भावना को पूरी तरीके से स्प्रेड किया, लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी। और इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर नेपोलियनिक कोड लॉन्च किए। ये जो नेपोलियनिक कोड थे, ये क्या करते थे, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ देते थे, ये राइट टू प्रॉपर्टी दे रहे थे, एबोलिशन कर रहे थे फ्यूडल सिस्टम का, साथ ही साथ इन्होंने एबॉलिश कर दिया था जो बर्थ के साथ आपको प्रिविलेजेस दी जाती थी उनको खत्म कर दिया, यानी कि अब अगर आपको प्रिविलेज मिलेगी तो वो आपके टैलेंट के ऊपर मिलेगी। तो इस तरीके का काम इन्होंने यहाँ पे किया। इसके बाद जो न्यू बिजनेसमैन क्लास थी, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिसंस थे, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ फ्रीडम वेरी मच बिकॉज अर्लियर दे वर नॉट गेटिंग दिस फ्रीडम very well. So businessmen और small scale producers जो थे वो particular begin to realize the uniform laws। अब यूनिफॉर्म लॉज के साथ एक और चीज यहाँ पर हुई थी जो बहुत मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज कि मेजरमेंट सिस्टम पहले क्या था। देखो पहले क्या हुआ था, पूरे के पूरे जो रीजन था ना उसको बड़े सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। करीबन 29 सेक्शंस थे। इन 29 सेक्शंस में आप समझ लीजिए स्टेट्स समझ सकते हैं हम लोग उसको, कि 29 सेक्शंस डिवाइड थे। हर एक स्टेट ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रखी थी, यानी कि करीबन 30 करेंसीज थी, और जो मेजरमेंट थी वो अलग अलग थी। मेजरमेंट मतलब जहां पर 1 मीटर इतना होता है, कहीं पर 1 मीटर इतना है, कहीं पे 1 किलो आधे किलो के बराबर है, कहीं पर 1 किलो 1.5 किलो के बराबर है। तो बहुत ही अनइक्वल मेजरमेंट्स थे, जिसकी वजह से जो व्यापार था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप नहीं हो पाते। और 30 टाइप ऑफ करेंसीज थी, देयर वर 30 टाइप ऑफ डिफरेंट करेंसीज दैट वर ग्रोइंग over there. So that was the biggest thing, that because of that so many things were not going well. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि initially many places such as Holland and Switzerland as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty. अब क्या हुआ, देखो हर चीज है जिसका उठान होता है उसका ड्रॉबैक भी हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच आर्मी जो जा रही थी उसको कहीं बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। उनको बोला गया कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए लिबर्टी ले करके आएंगे। लेकिन इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, और धीरे धीरे जो एंथुजियाज्म था, जो वेलकम कर रहा था फ्रेंच आर्मी को, उसने धीरे धीरे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उनका ये जो उसकी तरफ रुझान था ये खत्म होता दिखने लगा। और क्यों हुआ? As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. क्यों? क्योंकि political freedom धीरे धीरे लोगों से लिया जाने लगा। फ्रेंच आर्मी कैप्चर करने लगी उन रीजन्स के ऊपर कि उनके ऊपर अब वो रूल करेगी, और यहीं से चीजें जो थी वो बहुत खराब हो गई। जबकि नेपोलियन के टाइम पे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया था। डेवलपमेंट दिख रहा था इस पीरियड में, किसके ऊपर? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर। लेकिन फ्रेंच आर्मीज ने क्या कर दिया, उसने कुछ फॉरेन लैंड्स के ऊपर, फ्रांस को छोड़ करके कुछ फॉरेन लैंड्स के ऊपर कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से उन्होंने वहां पे क्या किया, तो क्या हुआ, वहां के लोग जो उन्हें वेलकम कर रहे थे अब वो कहने लगे कि हमें ये फ्रेंच आर्मी अब नहीं चाहिए। वो जो प्यार था वो नफरत में बदलता नजर आ रहा था, राइट। अब इंक्रीज टैक्सेशन, सबसे पहले टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी मीडिया के ऊपर। अच्छा देखो, टैक्सेशन इंक्रीज किया तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सेंसरशिप का मतलब है कि हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते अपने मन से। अपने मन से इन द सेंस कि अगर प्रजा कुछ खराब कर रही है या राजा कुछ खराब कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ खराब कर रही है, तो मीडिया देखा उसको कितना तूल देती है, कितना इंपॉर्टेंट उसको बना देती है। और लोगों का जो प्रेशर होता है, लोगों का जो आक्रोश होता है, जब वो दिखने लगता है तो वो तभी दिख सकता है अगर आपके पास से
राइट टू स्पीच का जो अधिकार है वो ले लिया जाए, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आज फेसबुक पे हम जो मन होता है हम उठा करके लिख देते हैं, जो मन होता है हम वो कह देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर ये सेंसरशिप लग जाए तो आप इस तरीके से कुछ भी लिखेंगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है, आपको सजा हो सकती है, ये जुर्माना हो सकता है। इस तरीके की चीज है, आज कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं, आजकल आए दिन न्यूज में चल रहा है। तो दिस वॉज द थिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप बढ़ गया, और तो और फ्रेंच आर्मीज में लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके एडमिट किया जाने लगा कि वो लोग भी वॉर का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद इन सब की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे थे उनमें जो लोग थे वहां के, वो लोग कंप्लीटली एजिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये डिवाइड हो चुके हैं किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में। उस रूलर्स वर देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थी वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में था। Within the territories of which the diverse people they see themselves as the sharing collective identity or a common culture। हम लोग क्या देखते हैं कि नेपोलियन के जो रूल थे, इसके जैसे नेपोलियन के द्वारा बनाए गए ये सारे रूल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने लगे थे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अब ये नेपोलियन ने खुद करवाया था या फिर वहां की जो आर्मी थी वो अननेसेसरी बेनिफिट लेना चाह रही थी और इस वजह से उसने क्या किया, अपने आसपास के रीजन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग देखते हैं आगे किस तरीके के लोग थे या किस तरीके का हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन सोसाइटी का। तो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर दो तरीके के लोग थे। एक को हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है, और दूसरी थी हमारी पीजेंट्री। ठीक है, ये दो तरीके के हम लोग को मेन लोग जो है वो मिलते थे। जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी थी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ये हाई क्लास थे, लो पॉपुलेशन, ठीक है, हाई क्लास एंड डोमिनेटिंग क्लास भी थी। ठीक है, राइट तो ये क्या थी, डोमिनेटिंग क्लास थी, प्लस लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, वो पूरी तरीके से इनके ऊपर कैप्चर किए हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम पीसेंट्री को देखें तो इनके पास क्या थी, बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन थी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूज थी, प्लस ये लो क्लास के थे, लो क्लास के थे, और साथ ही ये लैंडलेस टेनेंट्स थे। टेनेंट्स मतलब जो कि कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड के रहमो करम पर रह रहे थे। तो दे वर लाइक बेसिकली द टेनेंट्स, ये टेनेंट्स थे, किराए पे रह रहे थे या उन लोग यहाँ बंधुआ मजदूरी करते थे, इस तरीके के लोग थे, वो लोग इस सेक्शन में आते थे और इनके पास कोई भी राइट्स नहीं था, नो राइट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन, जब ये इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में थे और ये लो पॉपुलेशन में तो ये डोमिनेंट कैसे हो गए? देखो बात जो है डोमिनेंसी की किस कहां पर आ जाती है, जहां पर आपकी पावर की बात आ जाती है। यहाँ पर पावर और पैसे की बात थी कि जितना भी पावर और पैसा था वो किसके पास था, वो इन लोगों के पास था, और उन लोगों ने लिया इन्हीं से था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि these people were totally unaware of the things। क्यों? क्योंकि आप देखो इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिशर्स आए they were very less। साउथ अफ्रीका में देखिए व्हाइट पीपल वर वेरी लेस, बट व्हाट हैपेंड, दे एक्चुअली कैप्चर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने वहां के लोग पीसेंट्री के ऊपर कैप्चर कर लिया और पीसेंट्री के ऊपर कैप्चर करने के बाद दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग देम, हैरेसिंग देम, उनके ऊपर अलग अलग तरीके की टैक्सेस लगा देना, ये सारी चीजें उनके ऊपर फोर्सफुली वो लोग करने लगे एंड दैट टुक इनटू अ वेरी बैड जोन। ये सब कुछ उन्हें बहुत ही खराब जोन में लेकर के गया। आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं देयर वाज अ पैचवर्क। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा होगा that is called as there was a patchwork of people in this region, in the France region। That's it कि यहाँ पे बोले जैसे गलीशिया में एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, वहाँ पे पॉलिश बोलते थे, डोमिनेंट ग्रुप्स थे वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बोहेमियाज एंड स्लोवाक्स जो थे वो नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेन्स कैर्नियोला में रहते थे, क्रोट्स साउथ में रहते थे, राउमन्स रहते थे ईस्ट में। तो इस तरीके के क्या था, बड़े सारे टाइप ऑफ लोग रहते थे, बहुत अलग अलग क्वालिटी के, क्या कह सकते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर वाले लोग वहां पर रहते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हुई, एरिस्टोक्रेसी के साथ साथ यहाँ पर एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पहले भी दिया था, ये कैसी थी, ये जो मिडिल क्लास थी ये एजुकेटेड थी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
ये एजुकेटेड थी। दैट मीन्स कि अगर ये इनके यहाँ पर काम कर रही हैं तो इस एजुकेटेड क्लास को ये पता था कि इनसे इन्हें कितना अर्निंग लेनी है, यानी अननेसेसरी आप इनका शोषण नहीं कर सकते, राइट। अब इन लोगों ने कैसे करना स्टार्ट किया, जैसे इसमें बताया गया कि डॉक्टर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट थे इसमें, दे डिमांडेड लिबरल नेशनलिज्म, और इन्होंने क्या किया, लिबरल, पेज नंबर 8 एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास में आप देखोगे इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की बात करी, ठीक है, इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की बात करी है यहाँ पर, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पे लिबर्टी मांगी है कि हाँ जो भी लोग हैं उन सब के पास उनके अधिकार होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि in Western and the parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial class whose existence was based on production of the market। यानी कि ये जो एक क्लास थी इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन किसके ऊपर बेस्ड था, इनका प्रोडक्शन जो था वो बेस्ड था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वहाँ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा बढ़ता है, यानी कि इनको वहां पर भी लोगों की जरूरत थी। तो व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू सोशल ग्रुप, द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो थी वो वहां पर आने लगी। ध्यान दीजिएगा ये वही टाइम पीरियड है जिस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी आप बीच बीच में पढ़ते जा रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि एक टाइम पीरियड जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, फैक्ट्रियों में चीजें बनने लगी, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन जो फिक्स बात है वो ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों में फर्क क्या है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी चीज होती है जो एक बड़े जन समुदाय को एक मास डिफरेंस लेकर के आती है, मतलब बहुत बड़े जन समुदाय के अंदर बदलाव लेकर के आती है, एक बड़े एरिया में बदलाव लेकर के आती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो वो ब्रिटेन के कुछ पार्ट में हुआ, फ्रांस के कुछ पार्ट में हुआ, तो इसलिए उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया कि हाँ भाई इंडस्ट्रीज आने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगे, लोग अपने खेतों को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा लोग थे वो लोग अब फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में जाने लगे और वो लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। तो इससे इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा कहना अच्छा रहता है इंस्टेड ऑफ वी आर यूजिंग द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आगे चलते हैं। Here in Central and Eastern Europe, these groups were smaller in numbers till late 19th century. It was among educated liberal middle classes and the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। अच्छा ये यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि जो खेतों पे काम कर रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं कि हम तो नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं, we are the serfs, we have to work over there। लेकिन ये जो क्लास यहाँ पर आई, मिडिल क्लास, ये कहीं ना कहीं ये अपब्रिंगर्स थे पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन को लेकर के आगे बढ़ने वाली। क्यों, क्योंकि दे यूज्ड टू मेक ग्रुप्स, दे हैव सोशल डिस्कशंस, दे स्टार्टेड मीटिंग ओवर देयर। उन्होंने अपने जो थे समुदाय जिनको हम लोग कहते हैं वो उन्होंने बना रखे थे, अपने अपने सेक्ट्स बना रखे थे वहां पर। ये जो चीजें थी इसकी वजह से वहां डिस्कशन होता था। दे स्टार्टेड जॉइनिंग सच काइंड ऑफ क्लब्स जहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बातें होती थी। तो ये वो प्लेसेस था। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसकी वजह से ये जो कम्युनिटी थी ये डेवलप हुई और लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? तो लिबरल नेशनलिज्म सबसे पहले जो बात करती है, लिबरल नेशनलिज्म लोग बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे इस चीज को कि लिबरल नेशनलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है। सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म बात करती है इंडिविजुअल फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करती है। क्या है इंडिविजुअल फ्रीडम? यानी हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता को उससे कोई भी नहीं ले सकता। दूसरी बात जो वो करती है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं इक्वालिटी को ऐसे लिख देता हूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए यानी लॉ के सामने, है ना, कानून के सामने सभी लोगों को एक से सजा या एक ही तरीके से निर्णय उनका किया जाना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब है आपसे पूछ के गवर्नमेंट बनाई जाए,
तो यहाँ पे हम लोग ने इसको डायरेक्टली ये चीज बोल रहे हैं। कंसेंट की बात है, कंसेंट किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जहां लोगों के द्वारा ये सोचा गया, ये जाना गया कि हमारे ऊपर रूल करने वाले कौन है, वो उनको उन्होंने इलेक्ट किया, राइट। और फोर्थ चीज जो थी वो थी आपकी फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी बहुत सारे टैक्स लगा देते हैं ना, फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब इनके बारे में अगर आप देखोगे तो केवल एक जगह से आगे आगे आप लोग को इसमें मिलेगा, केवल बहुत छोटी सी डिस्टेंस में यहां से यहां तक ट्रेवल करने, आप इससे समझिए जैसे आप यहां से इलाहाबाद तक जाते हैं तो बगल में ये लखनऊ तक जाते हैं, छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन्हें 11 टाइम्स टैक्स देना पड़ता था, यानी बीच में उन्हें 11 कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी। आप समझिए इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप लखनऊ जा रहे हैं और लखनऊ तक जाने में आपको 11 बार टोल टैक्स देना पड़े, है ना। इस तरीके की चीज है कि व्यापारी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको तकरीबन 11 बार टैक्स देना पड़ रहा है। और टैक्स कितना, जितना भी वो सामान लेकर के जा रहा है उसका 5% उसको टैक्स देना पड़ेगा, 11 बार। यानी कि अगर 100% सामान लेकर के जा रहा है और 11 बार उसने टैक्स दिया 5% तो उसका टोटल 55% टैक्स हो गया। और बचा उसके पास कितना, 45%। और वो भी जब वो यहां से यहां गया और यहां की मेजरमेंट यूनिट्स यहां से कम है तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर से क्या हो गया, घाटा हो गया। और अगर वो यहाँ की कम, यहाँ पे तो उसको कम में मिल गया, वहां के पैसे के हिसाब से सपोज वहां पे 100 रुपए किलो में उसको यहाँ पे मिल गया ये चीज, जो कि वहां पर कितने में है, 100 रुपए में कह सकते हैं आधा किलो है। लेकिन फिर वो यहां से जब लेकर के जाएगा तो उसको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा और यहां पर वापस आएगा तो उसको उस दाम पर बेचना पड़ेगा। तो जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखा था इस वजह से। तो ये सारे कारण थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक ये सारे लॉज, जो फ्रीडम ऑफ मार्केट का जो लॉ था, या ये भी जो लिबरल नेशनलिज्म थे, वो उनकी डिमांड में आता है कि ये 4 चीजें उन्होंने की। पहले इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और चौथा जो था वो फ्रीडम ऑफ मार्केट का उन्होंने मांग करी। यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत क्लियरली इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर 9 पर, वो है लाइबर। वर्ड का मीनिंग लाइबर, लाइबर जो है इस वर्ड का मीनिंग है फ्रीडम। तो लाइबर से उन्होंने कहा कि लिबर्टी मिलने का मतलब क्या है, उन्हें एक तरीके का फ्रीडम मिलेगा यहां से। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही साथ ये इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी भी अगर आप देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या भला है ना। यहाँ पे अगर आपने समझा कि यूनिवर्सल सफरेज की बात करी, RAGE सफरेज, तो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, और यूनिवर्सल यानी कि सभी के पास राइट टू वोट था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी यहां पर केवल मेन के पास वोटिंग राइट्स थे। और You will recall the revolutionary France, अगर revolutionary France की बात करें, which marked the first political experiment of liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men, and men without property and all women were excluded from property rights। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बोला गया है कि यूनिवर्सल सफरेज यहाँ पर नहीं था, यानी कि नॉन प्रॉपर्टीड मैन, जिन लोगों के पास, जिन आदमियों के पास क्या नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, दे डोंट हैव राइट टू वोट। ओनली द मेन विद द प्रॉपर्टी हैव राइट टू वोट एंड वुमेन वर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड फ्रॉम द राइट टू वोट। इसके बाद आगे चलते हैं, और एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर आप देखें तो जब नेपोलियन आए थे, है ना, नेपोलियन के टाइम पे हम देखें तो उसने राइट टू वोट जरूर लागू किया था, और बहुत छोटे टाइम पीरियड पे के लिए सारे मेन जितने थे, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, है ना, सभी लोग क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन उसमें भी विमेन को अधिकार नहीं था वोट्स देने का फ्रांस में। आगे चलते हैं, जहां पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से जो बहुत सारे स्टेट्स डेवलप थे, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे नेपोलियन के, उसने स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कॉन्फेडरेशन बना दिए थे अराउंड 39 स्टेट्स, मैंने 29 बोला था, इट इज ऑफ 39 स्टेट्स, है ना, 39 स्टेट्स बना दिए थे। ईच पजेस इट्स ओन करेंसी,
पेज नंबर 10 में फर्स्ट सेकंड लाइन पे दिया हुआ है कि हर एक जो इस इतने स्टेट्स बन गए थे, इतनी जो है टेरिटरीज बन गई थी, और इन सारी की सारी टेरिटरीज में क्या हो रहा था, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, सबके अपने अपने वेट थे, मेजरमेंट्स थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। एज आई टोल्ड यू, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, दो जगह, दो पॉइंट्स है वहां पे, तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के जाने के बीच में उन्हें 11 बार टैक्स देना पड़ता था, 5-5%। सो दैट वाज लाइक कॉल क्रिएटेड अ ग्रेट प्रॉब्लम। साथ ही साथ द मेजर ऑफ क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको उस पर मिल सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैविंग पैराग्राफ ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जहां से आपको आंसर्स निकालने होते हैं, उसमें आपको मिल सकता है। यहां पर बताया गया कि एलए जो है, LAELLE, ये क्या है, एक लेंथ की मेजरमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फ्रैंकफर्ट में 1 LA का मतलब है 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर क्लोथ, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर क्लोथ थी, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर क्लोथ मिलेगा 1 LA में। तो ये मेजरमेंट यूनिट सबकी अलग अलग, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे चल के इन्होंने इसके बाद गठन किया ज़ोल्वेरिन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़ोल्वेरिन का गठन हुआ। ज़ोल्वेरिन क्या था? ज़ोल्वेरिन एक तरीके का कस्टम यूनियन था जो कि 1834 में बनाया गया, और इस ज़ोल्वेरिन के तहत क्या किया गया, यहाँ पे जितने भी टैक्सेस थे, ट्रेडिंग टैक्स जितने भी लगाए थे, वो हटा दिए। यानी कि जो एक ही देश, यानी कि अगर हम एक फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जो टैक्स लगते थे, तो उन्होंने ये सारे इंटरनल टैक्सेस को खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? ज़ोल्वेरिन जैसी यूनियन ने क्या कर दिया, इस टैक्स को खत्म कर दिया 1834 ने। उसने सारे के सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए। टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में किसी भी तरीके का लिंक सेटअप करते हैं फॉर योर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे उन्होंने सारे के सारे टैरिफ बैरियर्स जो थे वो हटा दिए। दे एबॉलिश्ड 28 करेंसीज, उन्होंने 30 में से 28 करेंसीज को हटा दिया, और सबकी मेजरमेंट यूनिट्स जो थी वो एक कर दी। तो इस तरीके से ज़ोल्वेरिन ने यहाँ पर काम किया, और अब वहां पे केवल 2 ही करेंसीज चलती थी। लिबरल नेशनलिज्म की अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग नेपोलियन हमने पढ़ा कि किस तरीके से केवल उनके पास वोट देने का अधिकार था, जो केवल सारे मेन को अधिकार था वोट देने का, लेकिन वुमेन के पास फिर भी अधिकार नहीं था। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के पास आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया। अब कंजर्वेटिज्म क्या था, इसके अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, कि ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है कंजर्वेटिज्म, दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, वो किसके ऊपर स्ट्रेस करती है, किसके ऊपर जोर देती है? वो जोर देती है कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहती है उनमें, यानी कि जितने भी कस्टम्स है, जो पुरानी हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स सोच, जो पुरानी सोच है, पुरानी जो राजा महाराजा टाइप का जो कंसेप्ट बना हुआ है, उस चीज को वो कंजर्व रखना चाहती है कि नहीं ये भी होना चाहिए, और एकदम क्विक चेंज करके हम ऐसा नहीं कि मोनार्की हटाई और सीधे डेमोक्रेसी ले आए, हमें ये नहीं चाहिए। हम ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं, एक ग्रेजुअल चेंज होगा ताकि तब हम लोग क्या मिले, हम लोग को अपने अधिकार भी मिल, वो पुरानी जो चीजें हैं उनको भी कंजर्व करके रखें, और हम नई चीजों को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते रहे। तो वो इस तरीके की चीजों को फोर्स करती थी, या वो इस तरीके की चीजों को मानती थी। जैसे कि लाइक द मोनार्की को नहीं हटाना चाहती थी, चर्च को रखना चाहती थी, सोशल हायरार्कीज, यानी कि ना कि हमारे पिताजी इस ओहदे पर थे तो हम भी उस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा हकदार हो जाते हैं, तो वो भी नहीं चाहती थी। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और प्रॉपर्टी और फैमिली इन सब चीजों को प्रिजर्व रखना चाहती थी कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं जाने मेरी डेथ से पहले मैं उसको अपने सन को या किसी को ट्रांसफर कर दूं, इस तरीके का कंसेप्ट वो लोग रखते थे। सो दैट वाज गोइंग ओवर देयर। After that, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could be in fact strengthen traditional institution like monarchy. It could make state power more effective and strong. उसने कहा था इन सब चीजों के थ्रू हम लोग इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म को आगे रखने के लिए, कंजर्वेटिज्म को बनाए रखने के लिए क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे यूरोपियन पावर के, कौन कौन थे, ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और इन्होंने नेपोलियन से लड़ाई करने की ठान ली। अब देखो नेपोलियन से क्यों लड़ाई करने की ठानी, देखो नेपोलियन क्या कर रहा है, वो फ्रांस पे है, फ्रांस पे होने के बाद वो अपनी आर्मीज को भेज रहा है, आर्मीज क्या कर रही है,
वहां पे गई थी नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने के लिए, वो तो स्प्रेड किया लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ एरियाज को कैप्चर करने लगे। यानी कि नेपोलियन भी एक तरीके का क्या था, मोनार्की सिस्टम को लेकर के आ रहा है। तो वहां पे क्या थी, पहले मोनार्की थी, हटी, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी हटी, फिर वापस क्या आ गई, मोनार्की आ गई नेपोलियन के साथ में। अब नेपोलियन को हराने के लिए ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन ने आपस में हाथ मिला लिए और इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में इनको हरा दिया। इसके पहले कुछ और पॉइंट्स भी, उनको भी हम ध्यान दे देते हैं। पेज नंबर 10 लास्ट पैराग्राफ। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, ये सब लोग किस में मिले, वियना में मिले। वियना में मिलने के बाद उन्होंने एक सेटलमेंट किया यूरोप में। The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich, बहुत नाम आता है इनका इसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ड्यूक मेटरनिक के अंडर में मिले और द डेलीगेट्स ड्रू अप थ्योरी ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई कि इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी थी वो क्या थी, अनडूइंग ऑल द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। उन्होंने क्या किया कि जितने भी चेंजेस थे, जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, उन सारे के सारे चेंजेस को वो वापस अनडू कर दें, मतलब वो सारे के सारे चेंजेस रद्द कर दिए जाएं। ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा उनका जो पॉइंट था वो ये था कि जो बर्बन डायनेस्टी, पहले बर्बन डायनेस्टी थी, उस बर्बन डायनेस्टी को वापस क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ध्वस्त हो चुकी थी। वॉज रिस्टोर्ड इन पावर। फ्रांस को जितनी भी टेरिटरीज जो थी उसने खोई थी, लॉस्ट टेरिटरीज थी, वो नेपोलियन के अंडर में वो वापस कर दी जाए, है ना। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी, जितनी भी फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में चली गई थी वो वापस आ जाएं। एक सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा ना पाए, उसके लिए क्या किया गया, फ्रांस के आसपास किनको सेट किया गया, कुछ दूसरे स्टेट्स को सेट कर दिया गया ताकि फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को आगे ना बढ़ा पाए। और इस तरीके से 10 किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम was set up in north and Genoa was added to the Piedmont in the south। तो इन सबको, उसके नीदरलैंड को, बेल्जियम को, जिनोवा को, पीडमोंट को, इन सबको उसके आसपास सेटल कर दिया गया ताकि फ्रांस किसी भी तरीके से इस समझौते को तोड़ ना पाए और अपने आप का एक्सपेंशन ना कर पाए। आफ्टर दैट हम लोग क्या देखते हैं कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थे 39 स्टेट्स का, उसको वैसा का वैसा ही रखा गया। जो जर्मन स्टेट्स को उसने डिवाइड किया था उन कॉन्फेडरेशंस को नहीं हटाया गया, 39 स्टेट्स वैसे के वैसे ही रखे गए। इसके अलावा द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज एंड हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और यूरोप में क्या किया गया, वो दोबारा से मोनार्की को स्टोर करना चाहते थे और इस वजह से वो लोग नेपोलियन को और भी ज्यादा हराना चाहते थे। जस्ट अ मिनट। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो आगे बढ़ा, किस तरीके से हम लोगों ने लिबरलिज्म की बात करी, साथ ही साथ हमने देखा कि जो न्यू कंजर्वेटिज्म था उसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के बाद उसने क्या किया, फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर कुछ स्टेट्स बना दिए ताकि फ्रांस अपनी टेरिटरी को आगे इंक्रीज ना कर पाए। उसने बर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर करने की बात करी और कहा कि जो मोनार्की है फ्रांस की उसको वापस लाया जाए। यानी कि वापस हम उसी इतनी रिवॉल्यूशन के बाद हम वापस उसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। वापस वहां पर मोनार्की या बर्बन डायनेस्टी आ गई नेपोलियन के हार जाने के बाद। अब रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया, अब यहां तक अब ये लोग वापस आ गए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशनरीज अभी भी हैं। कौन सा रिवॉल्यूशनरीज, जो कभी नहीं चाहते थे कि बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो, वो हमेशा से जिसका फेवर करते थे वो क्या चीज थी, वो थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो एक तरीके की डेमोक्रेसी थी जिसको वो लोग हमेशा चाहते थे। तो रिवॉल्यूशनरीज एंड ड्यूरिंग द इयर्स लाइक 1815 एक फियर ऑफ रिप्रेशन जो था उसने क्या किया, बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म को अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब उनको छुप जाने पर मजबूर कर दिया। अब छुपे हुए थे, जैसे हमारे देश की बात है तो उन्होंने क्या किया, भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद हम लोग के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए, हमारे ऊपर डिफरेंट लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए। फार्मर बेचारे जो गरीब थे उनको और ज्यादा उन्होंने गरीब कर दिया, जो थोड़े से और उनके पास थोड़ा लैंड वगैरह था तो उनका लैंड हड़पना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस के नीचे उनको दबा दिया और इस तरीके से वो लोग उनके ऊपर वायलेंट भी रहते थे।
जरूरी था कि कोई ऐसी कम्युनिटी हमारे देश में निकल करके आए जो इन किसानों को इन सब जुल्मों से बचा सके। तो वो जब निकलनी उभरनी स्टार्ट हुई तो ब्रिटिशर्स खुल करके सामने आ गए और वो एक एक करके सारे रिवोल्ट्स को दबाने लगे। ऐसे में एक कम्युनिटी निकली जिसने क्या किया, जैसे हम लोग बात करते हैं शहीद भगत सिंह की, राजगुरु की, और ऐसे ये जो कम्युनिटी थी, दिस कम्युनिटी वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री फॉर विच दे एक्चुअली वांट टू describe that what is actual freedom. They want to tell that it is not easier to get freedom without violence, and that was the thing that they want to express over there. For what they started, उन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया, हथियार लेने स्टार्ट कर दिए, और जरूरत पड़ने पर उन्होंने उन हथियारों को यूज भी किया ताकि इन अंग्रेजों को ये समझाया जा सके कि अब तक हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि तुम लोग उसके काबिल नहीं हो और अब हम खुल करके सामने आएंगे। एंड दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से वो एंथुसियास्टिकली सामने आए। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी बड़े सारे लॉज लगा दिए गए, यहाँ पर भी बहुत सारी उन लोगों के ऊपर रोक लगा दी गई। इस रोक के कारण क्या हुआ कि लगातार लोग जो थे वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड होने लगे। क्यों? क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, इस तरह की कंडीशन हो गई। तो वो लोग क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन उनका जो जोश था, लाइक हमने देखा चंद्रशेखर आजाद की बात हम लोग करते हैं, शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं अपने देश में, तो ये ऐसे थे जिनको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या ये रुके? नहीं, ये नहीं रुके। और जब मौका मिला तब ये खुल करके सामने और उन्होंने यहां पर आकर के अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, है ना, उसके लिए लड़ते रहे। तो वैसे यहां पर भी हुआ कि यहां पर क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जो थे अब उनको कैसे स्प्रेड किया जाए। तो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, तो इसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी स्टार्ट कर दी। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज क्या थी? द एम ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, 3 एम है हमारे सीक्रेट सोसाइटीज के। पहला, स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया में भी यही हुआ, सीक्रेट सोसाइटीज बनी, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हमारे इंडिया में भी बनी थी, है ना। ये सीक्रेट सोसाइटीज का कंसेप्ट कहां से आया? फ्रांस से आया, है ना। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज कैसी थी भाई? इन सीक्रेट इंडिया में क्या किया गया, इन सीक्रेट सोसाइटीज जैसे इनके ऊपर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था, है ना। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि वो लोग कुछ भी चीज छाप नहीं सकते, कोई पैम्पलेट, कोई पोस्टर जो था उसको रिलीज नहीं कर सकते। तो वो दिन में नहीं करते तो रातों रात पोस्टर लगा देते थे पूरी गलियों में, लोगों के घर में फेंक करके आ जाते थे, लोगों को पढ़ लेते थे और उसके बाद वो लोग आजादी के लिए तैयार हो जाते थे। तो कंडीशन आप समझिए कैसी हो रही थी। यहां पर भी यही हुआ। ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, इनका पहला एजेंडा था कि इन्हें किसी भी तरीके से नेशनलिज्म की भावना कॉमन लोगों के अंदर डेवलप करनी है। दूसरा, अपोज द ट्रीटी ऑफ वियना। जो ट्रीटी ऑफ वियना अपोज हुई है ना, जो बनी है ना, जिसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीजें नेपोलियन ने लगाई थी, देखो कहीं ना कहीं नेपोलियन की लगाई हुई चीजें अच्छी थी, है ना, राइट्स दिए हुए थे उसने लोगों को, तो इस वजह से वो अच्छी थी। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करना था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू नेपोलियन के द्वारा जितनी भी हम लोग को प्रायोरिटीज दी गई थी उन सब के ऊपर रोक लगा दी थी। तो ये क्या चाहते थे, ये उसको अपोज करना चाहते थे, ट्रीटी ऑफ वियना को। नेक्स्ट जो इन लोगों ने किया, जो तीसरा इनका था, वो था फाइट फॉर द फ्रीडम, और ये फ्रीडम की लड़ाई लड़ना चाहते थे। दैट वाज द ओनली थिंग। और यहां पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग किसकी, गिसेपी मैज़िनी की। एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थी जिन्होंने 2 सोसाइटीज बनाई, एक थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। ये दोनों सोसाइटीज क्यों? क्योंकि इन सोसाइटीज में बैठ करके डिस्कशंस होते थे, हमारे गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, उनकी कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके का काम कर रही है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कशंस को वैल्यू देना उन लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। साथ ही साथ हम लोग आगे देखते हैं, फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज क्या हुआ, अभी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी, है ना, जिसमें इटली में सबसे पहले क्या हुआ, ये लोग यूनिफिकेशन की बात करने लगे, दैट दे वांट टू यूनाइट इट, दे वांट वन नेशन जिसमें सभी लोग जो हैं वो हमारे एक ही नेशन के हिस्सेदार हों, है ना। तो यहां पर उन्होंने उसकी कंसेप्ट आने, यानी कि नेशन का एक, अब देखो रिवॉल्यूशन हुआ किस तरीके से, फ्रांस में स्टार्ट हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, वो हटा, हाँ, नेपोलियन की दोबारा मोनार्की रिस्टोर हुई, फिर रिवॉल्यूशनरीज आए, फिर लिबर्टी की बात करने लगे, फिर रिवॉल्यूशनरीज ने धीरे धीरे अंदर ही अंदर रिवॉल्यूशन करने की ठानी, दोबारा से जो है मूवमेंट बनाने की जो है उसमें लग गए, मेहनत करने लगे वो लोग। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो कंसेप्ट था सीक्रेट सोसाइटी वाला, इसको उन्होंने जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब जगह उनको फैलाया। मैज़नी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic fighted the
कंजर्वेटिव्स। अब इसके बाद क्या हुआ, लगातार जो इतना रिलेंटलेसली बात कर रहा था मैजनी कि किस तरीके से उसको मोनार्की को हटाना, इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डर गए थे। जो राजाओं को अभी भी, जो मोनार्की सिस्टम को अभी भी रखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं डर गए इस बात से। और मेटरनिक ने डिस्क्राइब, मेटरनिक एक राइटर थे, उन्होंने मैजनी को कैसे डिस्क्राइब किया, ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेता है, ये पूछा भी गया है लास्ट एग्जाम में, मैंने कुछ देखा था उसमें। तो मैटरनिक ने बोला द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, क्योंकि मैटरनिक तो उस गवर्नमेंट का ही था और उसने देखा कि मैजनी कौन है, तो मैजनी को उससे बोले ये सबसे डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। तो इस तरीके की उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक और बात की जाती है, वो क्या है कि द कंजर्वेटिव रिजाइम जो थी वो क्या कर रही थी, लगातार अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को जो एसोसिएट, जो ज्यादा भी फैल रहा था विद रिवॉल्यूशन, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत सारे यूरोप के रीजन्स में अभी भी फैल चुका था, जैसे इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। तो ये जो मिडिल क्लास थी यही सबसे ज्यादा इनको आगे लेकर के, क्योंकि ये एजुकेटेड थे, ये अवेयर थे कि फ्रीडम क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, और ऐसे फ्रीडम के साथ हम लोग किस तरीके की जिंदगी जी सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट उनको पता थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो पहला अपहीवल था, है ना, वो कब हुआ, वो हुआ 1830 में, जब बर्बन किंग जो थे who had been restored to power during conservative reaction of 1850, 1815 में। देखो 1815 से 1830, 1815 में क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन हारा, नेपोलियन हार के बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया। अब यहां पर क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी जिसको कि 1815 में रिस्टोर किया गया था, 1830 में आते ही क्या हुआ, उसको हटा दिया गया। जो नेशनलिस्ट थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने उसको हटा दिया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जिसमें राजा एक अपनी पोजीशन पर बैठता है, लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, पूरी की पूरी पावर राजा के पास नहीं होती। उसके पास क्या होता है, एक ग्रुप होता है लोगों का जो इलेक्ट होकर के आता है और राजा उनके साथ डिस्कशन करने के बाद अपने निर्णय सुनाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंसेंट वाली गवर्नमेंट बन जाती है ना, और राजा भी होता है, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स जरूर होती है, लेकिन कंप्लीट पावर राजा के पास भी नहीं होती, इस लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ये चीजें थी। तो वहां पर क्या हुआ, लुइस फिलिप वहां पर आए एज अ हेड, उसके बाद वो वहां बन गए, यानी बर्बन डायनेस्टी 1830 में बर्बन डायनेस्टी हट गई और वहां पे लुइस फिलिप जो थे उनको किंग बना दिया गया, और वहां पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संविधान वाले राजा जो थे वो आ गए, जिनका एक संविधान था, उसमें जो लिख दिया उसको राजा भी मानेगा प्लस प्रजा भी मानेगी। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेटरनिक ने बोला व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। सॉरी। सो इसी को जुलाई रिवॉल्यूशन कहा गया। अपराइजिंग हुआ ब्रसेल्स में, बेल्जियम में, ब्रेकिंग अवे ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड। अब क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन के दौरान जो बेल्जियम था उसने सबसे पहले अपने आप को अलग कर लिया नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम से, अलग कर लिया, और यहीं से हम लोग यूनिफिकेशन की बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई यूनिफिकेशन क्या था, उसकी क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले एक और हम बात करेंगे, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस। जो स्ट्रगल थी फ्रीडम की, नेशनलिज्म भाई फैल गया चारों तरफ, अब क्या करें, अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। स्वतंत्रता किससे, इस मोनार्की से, इस सिस्टम से, इस खिचड़ी सिस्टम से हमें आजाद होना है। उसके लिए क्या किया, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1821 में ग्रीस के द्वारा। ड्यूरिंग ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स। किस किस ग्रुप से उन्हें सपोर्ट मिला, ग्रीक्स से सपोर्ट मिला, वेस्ट यूरोपियन से सपोर्ट मिला, आर्टिस्ट और पोएट्स, इन सभी से सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिलने के बाद क्या किया गया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में, जिसमें ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहां से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये साइन हुई, और इसके बाद ग्रीस ने अपने आप को क्या कर दिया, एक स्वतंत्र नेशन घोषित कर दिया। अब आते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन की तरफ, है ना।
मूवीज में तो हम जानते ही हैं कि रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं और रोमांटिक बातें होती हैं, है ना, और आजकल के बच्चे भी बहुत अच्छे से समझते हैं इन सब चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म का मतलब एग्जैक्टली वही है अगर आप देखें तो, लेकिन यहाँ हम देशभक्ति की भावना से बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम देखें तो आई एम एजुकेटेड, ओके, और मैं चाहे यहाँ रहूं और चाहे कहीं बाहर रहूं, जाऊंगा, कमाऊंगा और खाऊंगा। क्या चीज़ है जो मुझे रोके हुई है? क्या चीज़ है जो मुझे ये कहती है कि नहीं तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, या तुम यहीं पे अच्छा कर सकते हो, या तुम यहीं पर अच्छा करो? ऐसी भावनाएं आती हैं। लाइक ओके, मुझसे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, जाते हैं कुछ दिन तक काम करते हैं, अपने स्किल्स निखारते हैं, बाहर की चीज़ों को समझते हैं, वापस आते हैं और अपने देश के अंदर फिर से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग सेटल हो जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? The people who had certain relations, certain link up with their nation, certain lines, certain love for the nations there, they used to come, अरे अपना देश अपना ही देश होता है, right? है ना? या आप इसको अपने आप अपना समझते हैं, और विदेश को हम जानते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या है, कौन सा लॉ कैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझना, जो कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसने क्या किया, साइंस और रीजन को जो है अलग करना। रीजंस जो थे, साइंस, लोग कहते हैं हर जगह लॉजिक लगा रही है, साइंस नहीं है, ये साइंस नहीं है ना, ये कोई बात नहीं होती है। लव फॉर नेशन क्या होता है, कमाओ खाओ, यही है जिंदगी, है ना। तो वो सारी चीजें थी। तो लोगों के अंदर साइंस और रीजंस को, उन लोगों ने, जो रोमांटिसिज्म एक कंसेप्ट था, ये जो मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट, इसने क्या किया, साइंस और रीजन से अलग हट करके बोला कि आप लोग को क्या करना चाहिए, आपको देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, आपको देश के प्रति वफादार होना चाहिए, और उसके लिए लाइक आर्ट, म्यूजिक, लव, इन सब की बातें करनी चाहिए। इन सब के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, देश में और ज्यादा जो है अपना योगदान दे सकते हैं, और देश को अपना मान के आप चलेंगे तो देश की तरक्की होगी, है ना। तो वो चीज एक चीज थी। और ये चीज जरूरी क्यों थी? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के लिए लड़ते हो तो क्यों लड़ते हो? जाहिर सी बात है, आपको उसके साथ अफेक्शन होता है, लव होता है। बहुत बार होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो दोस्त है यही तुम्हें बर्बाद करके छोड़े, लेकिन अब आपको तो आपके दोस्त से लगाव है भाई, छोटे से हमारे साथ पढ़ रहा है, हर दुख दर्द में साथ दिया। देखो फ्रेंड्स के बीच के कनेक्शन अलग होते हैं, कई चीजें हम लोग पेरेंट्स के सामने नहीं रखते। तो वी नो व्हाट, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अफेक्शन बिटवीन वी टू, है ना। कितना भी गुस्सा हो जाए, 4 दिन बाद वापस एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हो गया, है ना। तो ये कंडीशन, तो वहां पर क्या है, वहां पे साइंस और रीजंस अगर कोई लगाता है तो उसकी फ्रेंडशिप नहीं बन पाती। लेकिन जब कोई इन सब के बियॉन्ड जाकर के एक अफेक्शन क्रिएट करता है आपस में, तो वहां पर वो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहां पर भी यही हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो रोमांटिसिज्म है उसका मतलब क्या हुआ कि साइंस और रीजंस को अलग हटा करके थोड़ा सा हम लोग दूसरी चीजों की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दास फोक, दास पीपल, फोक गीस, इन सब वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। देखो क्या है, व्हेन यू सी द जर्मन लैंग्वेज, दास, दी, है ना, और देयर, तीन आर्टिकल वहां पे यूज किए जाते हैं ना, ऐसे दास, दी और देयर, 3 आर्टिकल। जैसे हम लोग यहाँ पे द, एंड और अ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे ही। तो ये होता है, ये अकॉर्डिंग टू जेंडर लगाया जाता है। व्हाट इज द जेंडर? जैसे हिंदी से इसको हम अगर रिलेट करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बस, तो बस आ रही है और ट्रक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बस को हमने फीमेल, वो हमने पढ़ते नहीं है, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज है हमारी, है ना, रीजनल लैंग्वेज है। तो उसमें क्या है, उसका जेंडर ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा गया दास फोक। दास फोक का मतलब है द पीपल, द सॉन्ग्स, द फोक पोएट्री, फोक डांसेस, स्पिरिट। ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी की सारी चीजें थी जो लोगों को कनेक्ट करती थी एक दूसरे से, है ना। कई बार मैंने ये पोएम जो है अपने उस पर बोली है, जैसे हमारे देश के प्रति पोएम जो बनती है, एक पुष्प की अभिलाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, एक झांसी की रानी की कविता पढ़ी थी, बहुत सारी कहानियां ऐसी, बहुत सारी कविताएं ऐसी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां ऐसी हैं जो हमें देश के प्रति जागरूक करती हैं। ये फोकलोर्स, ये फोक टेल्स, ये जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, ये हमें कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? ये हमें कनेक्ट कर रहे हैं हमारे देश से, है ना। तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। लेकिन ये किस तरीके की कहानी, ये एक पोएम है जो वीर रस से भरपूर है, जो बता रही है कि एक सैनिक है जो युद्ध पे जा रहा है, हम उसका उत्साह वर्धन कैसे करें कि वो जा रहा है। तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर बढ़ते चले जाते हैं, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, कुछ भी हो,
वो वीर जाता है और देश की हिफाजत में अपनी जान भी कुर्बान कर देता। क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति है, नेशनलिज्म है। तो ये रोमांटिसिज्म था, ये एबॉलिश करता है किन चीजों को? ये एबॉलिश करता है साइंस को, रीजंस को, है ना, राजनीति को, इन सब चीजों के बियॉन्ड जा करके जो हमारे देश के सेनानी वो केवल वर्क करते हैं अपने देश के लिए, है ना, वो भावना यहाँ पर लेकर के आते हैं। इसके बाद ही एक टाइम पीरियड आ जाता है 1830 के बाद, दैट इज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। कारण क्या था? अचानक से फ्रांस में या और उधर यूरोप में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात मैंने करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग रूरल एरिया से निकल करके कहाँ आ रहे हैं? इंडस्ट्रीज की तरफ आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। कैसे एम्प्लॉयमेंट? भाई एक लिमिट तक थी तो हम लोग फैक्ट्री में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, अब उस लिमिट के बियॉन्ड जब पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो लोग इधर आ रहे हैं, तो अब उनको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट कर देंगे? तो इंक्रीज इन, इसकी वजह से इंक्रीज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी है, तो इंक्रीज इन पॉवर्टी, देन इंक्रीज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। अब वहां से बहुत तो माइग्रेट कर गए हैं क्रॉप्स को, वो लोग टैक्सेस की वजह से क्रॉप्स में अच्छे से इनपुट्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो रही है, तो उसकी वजह से फूड प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और भी ज्यादा क्या हो रहा था? लगातार पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। तो ये रीजन थे, ये इकोनॉमिक हार्डशिप का रीजन था। तो क्या हुआ? द पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट व्हिच रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गई? रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात होने लगी, जिसमें कि सॉरी, लोग अपने ऐसे रूलर्स को वहां पर एस्टैब्लिश करना चाहते थे जो रूलर्स उनके बारे में सोचे, उनकी कंडीशंस के बारे में समझे। अभी भी टैक्सेस को उसी तरीके से अगर डील किया जाएगा तो इकोनॉमिक हार्डशिप उनको जीने नहीं देगी। सो दैट वाज द रीजन। यहाँ पर क्या हुआ? इकोनॉमिक डिसीजंस मेड बाय न्यू गवर्नमेंट। उसने क्या किया? डिसीजन मेक जो नए गवर्नमेंट ने बनाए वो क्या थे? वोटिंग राइट्स दिया उसने 21 के प्लस मेन की। भाई देखो डिमांड हो रही है ना कि हम कैसी गवर्नमेंट लेकर के आए, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए, उसके लिए हमें जरूरी है कि वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने 21 साल से ऊपर के जितने भी मेन थे उन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए। राइट टू वर्क टू ऑल, यानी कि उन्होंने राइट दिया कि सभी लोग काम कर सकते हैं, है ना, मेल फीमेल्स एवरीवन। नेशनल वर्कशॉप वर सेट अप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और नेशनल वर्कशॉप्स लगाएगी। वर्कशॉप्स मतलब ऐसी वर्कशॉप जिनके लोगों को बताया जाता है कि आप कैसे फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, कैसे आपको वेजेस मिलेंगे, किस तरीके से काम होगा। तो इस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने के साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेन अबव 21 एज, ग्रांटेड राइट टू वर्क, एंड नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट सेटअप। ये चीज उन्होंने बताया। अर्लियर 1845 में वीवर्स ऑफ सिलेसिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो जमींदार थे, उनके अगेंस्ट लोग क्या करने लगे थे? रिवोल्ट करने लगे थे। उनके अगेंस्ट लोग जा रहे थे, जा करके रिवोल्ट करते थे ताकि उनकी बातों को सुना जाए, ये रिपब्लिक गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म हो पाए। इन सब चीजों की वजह से वहां पर। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स ने किस तरीके से रिवॉल्यूशन किया? तो यहां पर क्या हुआ था कि पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, revolution led by the educated middle class as underway। तो यहां पर क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी उसकी वजह उसने क्या किया? रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France has brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed। तो फ्रांस में 1848 में दोबारा से हुआ, एब्डिकेशन हो गया मोनार्क का, कंप्लीटली मोनार्क हट गई, वहां पे रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज आ गया। जैसा हमने बताया 21 से उम्र के और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को राइट देने का अधिकार दे दिया गया। और यहाँ पे फिर से मोनार्क सिस्टम जो दो उम्र के बने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आई हुई थी, उस मोनार्क सिस्टम को यहाँ से हटाया गया 1848 में, और यहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की बात कही। कुछ अदर पार्ट्स में यूरोप में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनने लगे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। मेन एंड वुमेन, लिबरल, मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे बात किसकी होने लगी? या नेशनल यूनिफिकेशन की बात होने लगी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझे कि नेशनल यूनिफिकेशन की जरूरत क्या थी।
वो यहाँ पर बताया गया था और ये सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर द मिडिल क्लास। कौन कौन थे मेंबर्स थे मिडिल क्लास के? प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, ये सब लोग वहां पे थे। इन्होंने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में डिसाइड किया कि वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, तो जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च किया, एक फेस्टिव प्रोसेशन हुआ, मतलब कि एक तरीके का ना एक जुलूस निकाला गया है ना, एक क्या कहते हैं, जुलूस ही बोलते हैं उसको, है ना, वो निकाला गया वहां पर। और उसमें बताया गया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो कि सेंट पॉल तक गया। और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ? व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन टू द टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विलियम IV किंग ऑफ प्रूशिया, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड द अदर monarchs to oppose the elected assembly। अब ये जो असेंबली इलेक्ट की गई, जिसने मार्च किया, मार्च करके ये चर्च तक पहुंची और वहां पर जब फ्रेडरिक विलियम को वो जो क्राउन था वो ऑफर किया गया, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस क्राउन को, कि मैं आपकी इस असेंबली को नहीं मानता हूं। और वो भी उन्हीं मोनार्क, उन्हीं राजाओं के लाइन में जाकर के खड़े हो गए जो लोग की अपोज कर रहे थे इस असेंबली को, इस नेशनल असेंबली को, इलेक्टेड असेंबली को। व्हाइल ऑपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब क्या हुआ? एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थी स्ट्रांग हो गई और इस बेसिस पर पार्लियामेंट को हटा दिया गया। Now, the strong parliament, the parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers, artisans, है ना। तो अब क्या हुआ? अब उसमें फिर से वही राजनीति चलने लगी कि जो राजा थे उसने उन चीजों को तब माना जब क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें मिडिल क्लास को ज्यादा रखो, इसको अपर क्लास जो है उसको ज्यादा रखो। क्यों उनको रखो ज्यादा? क्योंकि अगर ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं राजा की ही बात ऊपर रहेगी, भले ही वो लोग बने रहे कि इलेक्टेड असेंबली है, लेकिन राजा सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि राजा के ही लोग हैं उसमें। तो ये कंडीशन वहां पर क्रिएट की गई। और इसके बाद क्या हुआ? द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द इयर्स। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इतना ही नहीं, वुमेन्स की तरफ से क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वुमेन ने क्या किया वहां पर, है ना, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो वुमेन्स ने भी लगातार अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए प्रोसेशन किए, लड़ाइयां लड़ी, या आप कह सकते हैं वहां पे लगातार उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स करी। और इसके बाद सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया? अपने लिए देवर उनको डिनाई कर दिया गया कि आपको किसी भी तरीके से इलेक्शन में राइट्स नहीं मिल पाएंगे। When the Frankfurt Parliament covered the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। और जब इस सेंट पॉल चर्च में जब पहुंचे हैं कि अब भाई इस चर्च में हम लोग पहुंचे, इस चर्च में पहुंच करके हमारी असेंबली को एक्सेप्ट कर ले राजा, तो उन्होंने, भाई राजा तो अलग खड़े थे, ऑपोजिशन में थे, और वुमेन को वहां पर केवल कहा गया आप आकर के देख सकती हैं, कुछ सिलेक्टेड वुमेन को, वो भी सबको इसका अधिकार नहीं दिया गया। ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन। सो यहाँ पर भी हमने देखा कि वुमेन जो थी उनको राइट्स के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद में उनको वो राइट्स जो है वो नहीं मिल पाए। आफ्टर दैट, थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberalist, nationalists and revolutionaries। तो इन्होंने धीरे धीरे जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, इनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगी, ये अपना अधिकार मान के रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनको वो अधिकार देने भी चाहिए, उनको मजबूर कर दिया गया। और ईयर्स आफ्टर 1848 में एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन द प्लेस ऑफ वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominance and Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। और इसके बाद, इस पूरी लड़ाई के बाद 1848 में क्या हुआ? 1815 के पहले, यानी नेपोलियन के पहले जो कुछ राइट्स वहां पे लगाए गए थे, वो राइट्स कहीं ना कहीं वापस दे दिए गए। अब आती है बात द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था। यूनिफिकेशन, सबसे पहले तो यूनिफिकेशन क्या था? आई टोल्ड यू, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कम्युनिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टाइप का कल्चर, एक तरीके का
माइंडसेट शेयर करते हैं, तो दे ऑल गेट कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वन नेशन। ये कंसेप्ट उन्होंने लिया और ये बहुत जरूरी था भाई। पूरी की पूरी यूरोपियन गवर्नमेंट, जो यूरोपियन गवर्नमेंट का मतलब है जो अलग अलग स्टेट्स अभी अभी बने हुए थे, सब एक्सपैंड कर रहे थे, सब किसी का मोनार्की चल रहा है, कोई अपने देश के अंदर ही रिवॉल्यूशन कर रहा है ताकि उसको मोनार्की से तो छुटकारा मिल सके। मोनार्की जो है वो अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है कि वो जितनी ज्यादा पावर ले पाए, जितने एरिया को कवर कर पाए, इन सब चीजों। और इसके लिए जो इसकी वजह से जिनका शोषण हो रहा था वो था मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया। और रिवॉल्यूशन करने के साथ ही साथ जो लोग पीस चाहते थे, जो लोग शांति चाहते थे, उन लोगों ने लगातार किस चीज को बढ़ावा दिया कि किसी भी तरीके से इन देशों की जो बाउंड्रीज है उनको सेट कर दिया जाए और वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाउंड्रीज सेट करने के साथ साथ ये हुआ कि भाई यूनिफिकेशन कर दिया जाए, कुछ कुछ सेक्शंस किसी देश का ज्योग्राफिकली, मेंटली, अलोंग विद द पीपल, रीजनली, किसी भी तरीके से वो एक देश बन जाए, ऐसा लोग चाहने लगे। लेकिन जो राजा थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद उनकी पावर्स लिमिटेड हो सकती थी। तो ये भी एक रीजन था। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किस तरीके से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो हुआ। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया अपना पूरा बेस्ट कि वो जर्मनी को क्या कर सके, पूरी तरीके से यूनिफाई कर सके, एक बना सके। बट दे कुड नॉट, एज जर्मन एम्पायर वाज अंडर द रूल ऑफ किंग विलियम फोर्थ। किंग विलियम फोर्थ के अंडर में पूरा का पूरा जर्मन रूल उस टाइम पे था, और इस वजह से वो लोग इसको, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो इसको एक स्टेट नहीं बना पाई, कंट्री नहीं बना पाई, यूनिफाई नहीं कर पाई। और इसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब वो जर्मनी को यूनिफाई करेगी। और उसने क्या किया, ऑटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, उनके साथ मिलकर के नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया जर्मनी के अंदर। जिसके बाद क्या हुआ, जो जर्मनी थी उसका यूनिफिकेशन होना लाजमी हो गया। और इसके लिए भी यहाँ पे क्या हुआ, 3 वॉर्स लड़ी गई। इतने आसानी से नहीं हुआ, 3 वॉर लड़ी गई। कौन कौन सी थी वो वॉर, वो आपके इस बुक में दी हुई हैं, ठीक है। ये वॉर करने के बाद जो ईयर था वो था 1864 और 1870s के बीच में। ये 3 वॉर्स यहाँ पर लड़ी गई थी। केवल इतना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 3 वॉर्स यहाँ पर लड़ी गई ओवर विद किसके साथ में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, प्रूशिया की विक्ट्री हो गई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। द न्यू जर्मन एम्पायर वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज बेस्ड ऑन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, ऐसा नया जर्मन एम्पायर जो था वो खुल करके अब सामने आ गया था। इसके अलावा on the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German state, representatives of the army, important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors and palace of Versailles to proclaim new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। तो काइसर विलियम फर्स्ट, ये जो न्यू जर्मन एम्पायर था, जो यूनिफाइड जर्मन एम्पायर था, इन 3 वॉर्स, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी थी। उसके बाद इसको यूनिफाई कर दिया गया था, प्रूशिया की जीत हुई और कैसर विलियम वन जो कि प्रूशिया के थे, उनको यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। चलिए, इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ ली, दैट इज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इटली जो थी, सबसे पहले तो अगर आप इटली का यहाँ पे, हाँ देखिए, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए वो है आपका पेज नंबर 20 पे मैप आपको दिया हुआ है वहां पर, जिसमें आपको दिया हुआ है कि पेज नंबर 21 पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इटालियन स्टेट्स हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ पर हो रही है। प्रूशिया का आप देखेंगे तो आपको वॉयलेट कलर से प्रूशिया नजर आएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रूशिया है, बीच में फ्रांस है। और आप देखो कि इन सब की वजह, और इधर से जर्मनी है। अब देखेंगे आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रूशिया है उसकी वजह से क्या हुआ, उसने क्या कि उसको जर्मनी को किसी भी तरीके से क्या कर देना है, पूरी तरीके से मिला देना है। और यहां पर उसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले किया टू यूनिफाई द जर्मनी। जॉइंट जर्मन स्टेट के जो प्रूशिया से फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन, वो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर से नजर आएंगे। तो इन सबको उन्होंने कंबाइन करके, और यहाँ पे प्रूशिया ने क्या कर दिया, जर्मनी को एक यूनिफाइड कर दिया, है ना, यूनिफाइड देश बना दिया। अब आते हैं हम लोग इटली पर। तो इटली को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इटली पूरा का पूरा 7 स्टेट्स में, 7 सेक्शंस में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में उसको डिवाइड किया हुआ था।
इसमें डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 21 पर। आउट ऑफ 7 ओनली 1 गवर्न बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट, और इसमें से भी केवल एक जो है जो कि यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, पार्मा, मोडेना और टस्कानी। ये वहां पर यूरोपियन गवर्नमेंट रूल कर रहा था, बाकी सब अलग अलग राजा या अलग अलग एम्पायर्स उसको रूल कर रहे थे। सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम 3 लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देंगे, जो आप इसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा वो कौन से थे। गिसेपी मैज़नी, गिसेपी गरीबाल्दी और कैवियोर, ये 3 ऐसे लोग थे जो इटली की यूनिफिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जैसे ड्यूरिंग द मिडिल 19th सेंचुरी इटली जो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था ही, जिनमें से ओनली 1 यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट जो था, ध्यान रखिएगा सार्डिनिया पीडमोंट, उसके ऊपर केवल किसका रूल था, रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। वो इटालियन प्रिंसली हाउस उसको रूल कर रहा था। नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ठीक है। सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स था वो पोप के द्वारा रूल हो रहा था। जो सदर्न रीजन था वो डोमिनेशन था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के द्वारा। इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी कई सारे तरीके ना, जो भोजपुरी का भी थोड़ा मिक्सचर कहीं मिल जाता है, तो हिंदी के बड़े सारे सेक्शंस थे। तो यहाँ पे कहता है इटली को कोई वैल्यू ही नहीं दी गई थी, इटली की लैंग्वेज को बड़ी सारी लैंग्वेज उसकी सब लैंग्वेजेस बनी हुई थी। 1830 के दौरान आते हैं गिसेपी मैज़नी। अब गिसेपी मैज़नी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि गिसेपी मैज़नी कौन थे। ये रिपब्लिकन पार्टी के हेड थे, फाउंडर थे यंग इटली के और यंग यूरोप के, हमने बताया था आपको, और साथ ही साथ यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन के थ्रू इटली को यूनिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। He also formed a secret society, Young Italy, disseminated his goals, failure, revolutionary upswings, Sardinia, Piedmont under the rule of King Victor Emmanuel II to unify Italian states through war. In the eyes of ruling elite region, unified Italy offered possibility of economic development and political dominance. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को एजुकेट करें that why this unification is important. तो उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, और एजुकेट करने की वजह से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों का, कि जो लोग हैं वहां के वो लोग एक यूनाइटेड, एक यूनिफाइड कंट्री में रहे। दूसरे आते हैं आपकी गिसेपी गरीबाल्डी। गिसेपी गरीबाल्डी के बारे में बात कहा जाए तो इनको हीरो ऑफ रेड शर्ट्स भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें हीरो ऑफ रेड शर्ट्स भी कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वॉन्ट सपोर्ट ऑफ इटालियन पीसेंट्स, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीसेंट्स का जो है वो जीता था दिल, है ना। तो वहां पे इनको क्या हुआ कि उन्होंने इटालियन जो पीसेंट थे उनके साथ मिल करके उन लोगों को एक इकट्ठे खड़ा किया, उन सबको एक बनाया, और उन्होंने क्या किया, स्पेनिश रूलर्स को यहां से हटा दिया। इतना इन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया कि जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको यहां से जाना पड़ा। कब? 1860s की बात है। दे मार्च इनटू साउथ इटली टू solicit winning the support of local peasant to drive out Spanish rulers. 1861 में विक्टर इमानुअल II was proclaimed king of United Italy। और इसके अलावा अभी हम लोग यूनाइटेड इटली के पहले हम लोग जाएंगे, एक और हमारे पास है जिनका नाम है कैवियोर। कैवियोर जो थे ये बहुत ही अलग ही पर्सनालिटी थे। 3 लोग हमने बात करी, कौन कौन से थे, गिसेपी मैज़नी, गिसेपी गरीबाल्डी और कैवियोर। कैवियोर जो थे वो ना तो रिवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे, लेकिन उन्हीं को रियल मेकर ऑफ इटली कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉर जो थी वो वन वॉर अगेंस्ट फ्रांस, उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट जो थी वॉर इटली की तरफ से लड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने डिप्लोमेसी से, डिप्लोमेसी मतलब क्या था, हर देश से एक डिप्लोमैट्स जाते हैं, वो डिप्लोमैट्स ना तो अपने देश की बात कर, अपने देश की बात रखते हैं, लेकिन अपने देश की तरफ भी नहीं रहते, उनकी तरफ भी नहीं थे, एक डिप्लोमेटिक रीजन बनाते हैं, है ना, जिसमें किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो ये एक ऐसे डिप्लोमैट थे जिन्होंने बातों बातों में और ज्यादा वो नहीं करके राजनीति के तहत उन्होंने वॉर से बचाया देश को, और उन्होंने क्या किया, इसको यूनिफाई करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। और उसके बाद 1861 में फाइनली विक्टर इमानुअल II जो थे उनको क्या कर दिया गया, उनको यहाँ का जो हमारी इटली थी
उसका जो यूनाइटेड इटली थी उसका किंग प्रोक्लेम कर दिया गया। However, much Italian population among whom rates illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. Peasant masses who had support of Garibaldi in southern Italy had never heard Italia, believed La Talia was Victor Emmanuel's wife. तो वो लोग उसको एक अलग उसमें लेते थे, उन्हें कभी इटली के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, बहुत अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, लेकिन उन लोगों को भी इस तरीके से मोल्ड किया कि आप सब एक देश के हैं और आपको एक साथ रहना चाहिए और ये आपका देश है, और इस तरीके से उन्होंने जो है वो देश उनके हवाले किया। ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन जो था बहुत ही अलग था, स्पेशल केस था ब्रिटेन का। ब्रिटेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, आयरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो क्या था, तीन चीजें थी उनमें। कौन से, स्कॉटिश बोलने वाले लोग थे, आयरिश बोलने वाले लोग थे और इंग्लिश बोलने वाले लोग थे। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनटू द एम्पायर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ध्यान देना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ब्रिटेन का जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन लगातार यूरोप से दुश्मनी लिए हुए है, ठीक है। यूरोप के साथ, यूरोपियन देशों के साथ में उसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। जितना रॉ मटेरियल था, जब तक रिलेशन अच्छे थे तब तक जो रॉ मटेरियल था थोड़ा बहुत वो कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर हम देखें ब्रिटेन में, तो जो मेन सेंटर पहले हुआ करते थे वो थे मैनचेस्टर और लीड, दो अलग अलग सेंटर्स होते थे जहां पे वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता था। अब क्या हुआ, अब हुआ लंदन बन गया उनका नया सेंटर, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा मशीनरीज आने लगी, बहुत मशीन्स बनने, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनने लगी। तो अब क्या, लोग माइग्रेट होने लगे लीड से और मैनचेस्टर से यहाँ पर लंदन में लोग बढ़े। इन्होंने हालांकि पूरी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से काबू कर लिया, पॉपुलेशन को सेटल किया, उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी, स्लम एरिया जो था उसको हटा दिया, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम्स बना दिए, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम्स बना दिए। इस तरीके से लंदन ने उसी टाइम पर अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया। तो लंदन ने तो अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, लेकिन उसके जो यूरोप के साथ रिलेशंस थे वो उसने खराब करने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास रॉ मटेरियल कहां से आ रहा था, वो था साउथ अफ्रीका से और इंडिया से, क्योंकि इंडिया के ऊपर वो लोग कैप्चर कर चुके थे। अब यहां से घूम करके पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आ रहा था, और जो लंदन था या ब्रिटेन था, है ना, पूरी ब्रिटेन की बात करेंगे, वो पूरा क्या बन रहा है कि लंदन में, ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ब्रिटेन में यहां पर हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, पूरे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, खूब फीड हो रही है इंडस्ट्रीज, किसके थ्रू, रॉ मटेरियल्स के थ्रू। और इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वहां पर, उसने क्या किया, इनके एम्पायर की, यानी कि राजा, आज भी वहां पर क्या है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की हम लोग देखने को मिलती है ना, तो वहां पर भी क्या है, सॉरी, डेमोक्रेटिक मोनार्की में देखने को मिलती है। तो वहां पर है क्या चीज, वहां पे आज भी राजा है कि नहीं। तो यहां पर क्या थे, जो राजा थे, जो एम्पायर उस टाइम पे था ब्रिटेन के ऊपर जो रूल करते, वो बड़े प्रॉस्पेरिटी उनको मिलती जा रही थी। और प्रॉस्पेरिटी क्यों मिल रही थी, मैंने आपको बताया कि लगातार उन्हें फीड कराने के लिए कौन मिल रही थी, दूसरे देश के ऊपर कैप्चर किया हुआ था, वहां से वो अपने कंट्री की इंडस्ट्रीज को फीड करा ही रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि हम लोग यूनाइटेड होकर के रहें, हम लोग को आपस में मिल जाना चाहिए। और अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को आपस में मिला दिया। अगर आप देखेंगे तो हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो फ्लैग था वो ऐसा था, रेड कलर से ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके का सब फ्लैग, रेड कलर से, ठीक है। और स्कॉटलैंड का जो फ्लैग था वो कैसा था, वो ब्लू कलर से था। हाँ, ब्लू कलर से उस फ्लैग का जो शेप था वो कैसा था, क्या बना देते, इस तरीके से था, ठीक है। व्हाइट कलर से इसमें लाइंस बनी हुई थी यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का फ्लैग था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो यहां पर ये इनका फ्लैग था, किसका, ये था स्कॉटलैंड का और ये था इंग्लैंड का, ठीक है। ये दोनों फ्लैग्स यहां पर बने हुए थे।
अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों देशों को आपस में मिला दिया, और आपस में इन्होंने जब मिला दिया, जब इन्होंने इन दोनों देशों को आपस में मिला दिया, तो इन्होंने क्या किया, उसको बना दिया इन्होंने यूनाइटेड किंगडम, यूके बना दिया गया। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है वो कैसा बना, उन्होंने बीच में रेड कलर की ऐसी लाइनें डाल दी और ब्लू कलर से ऐसे करके ये बना दिया। तो इस तरीके का एक फ्लैग हमें देखने को मिलता था, जो कि उस समय बना दिया, व्हाइट कलर से था एक्चुअली, ये वाला व्हाइट कलर से ये इन्होंने ऐसे करके ऐसे एक फ्लैग उन्होंने यहाँ पर बना करके तैयार कर दिया। दोनों के मिक्सचर से एक्चुअली ये फ्लैग बना, और इस तरीके का एक फ्लैग बन करके सामने आया। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड उन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स बना दिए। इसके बाद इसमें आयरलैंड भी ऐड हो गया, तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, ये तो फ्लैग था ही, एक और लाइन उन्होंने रेड कलर की यहाँ से ड्रॉ कर दी आपस में, जो कि किसका फ्लैग से लिया गया था, उन्होंने फ्लैग से लिया था किसका, इंग्लैंड का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के फ्लैग से। इफ आई कैन शो यू इन दिस पिक्चर देन यू कैन डेफिनेटली आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये है इंग्लैंड का, आयरलैंड का और स्कॉटलैंड। देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का, आई थिंक सो कि विजुअलाइज हो रहा होगा। सर प्लीज टेल मी इफ द पिक्चर इज विजुअलाइज लाइक दिस। दिख रही है? आप देखेंगे इसमें कि तीनों देशों के अलग झंडे थे, है ना, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का और आयरलैंड का। आप देखिए इसमें, राइट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि इन तीनों को मिला करके उन्होंने किसका झंडा बना दिया, यूनाइटेड किंगडम का। ये फाइनली फ्लैग जो था वो बन करके सामने आ गया। जब देखते हैं कि जब ब्रिटिशर इंडिया के ऊपर आए तो उन्होंने इसी फ्लैग के साथ अपने आप को घोषित किया था। तो ये यूनिफिकेशन था किसका, ब्रिटेन का। सो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जिसके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक द ग्रेट ब्रिटेन करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन थे। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी आइडेंटिटीज जो पीपल की थी वो कौन सी थी। एथनिक पीपल जो वहां के थे वो थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। लेकिन इंग्लिश नेशन जो था स्टेडली ग्रू अप वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, इन सब की वजह से, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, आपस में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल गए, उनके फ्लैग्स को कंबाइन कर दिया गया और तब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। इसके बाद उसमें क्या हुआ, इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटलैंड, वहां पे स्कॉटलैंड का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। अर्लियर उसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश मेंबर्स थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। और इस तरीके से धीरे धीरे वहां चेंजेस आते गए, सारे देश आपस में मिलते गए। उन्होंने मिल करके बार बार एजिटेट होने के बाद उन्होंने अल्टीमेटली अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनली 1801 में ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर वहां डोमिनेंट हो गया। सिंबल जो था न्यू ब्रिटेन का वो ब्रिटिश फ्लैग था, जिसको यूनियन जैक, जो मैंने अभी आपको दिखाया उसे यूनियन जैक कहा जाता है। नेशनल एंथम जो है वहां का गॉड सेव आवर नोबल किंग बन गया। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वाज एक्टिवली promoted and older nations survived only the subordinate partners in the union। और बाकी सारे सारे नेशन उसमें सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन गए। इंग्लैंड जो है वहां पे सबसे डोमिनेंट बन करके सामने। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके साथ हम आज की ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। क्या है विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन? सबसे पहले जो चीज आती है विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, उसमें आता है आपका एलिगरी। क्या होती है एलिगरी? दैट इज बेसिकली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई फीमेल फिगर होगी उसी को हम लोग एलिगरी कह सकते हैं। नहीं, जो भी चीज एक सिंबलाइज करती है किसी को, है ना, जो भी चीज क्या करेगी, सिंबलाइज करती है, यानी कि स्टोरी, अ पोएम, समझिएगा, है ना, स्टोरी, पोएम, पिक्चर विच वी कैन इंटरप्रेट and having a hidden meaning is called as allegory. They were used in 18th and 19th century to spread the idea of nationalism. Nationalism के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए allegory का यूज किया जाता था। मैंने फिर से एक बार आपको रिपीट करूंगा, कोई भी स्टोरी, पोएम या पिक्चर जो कि इंटरप्रेट करेगी किसी हिडन मीनिंग को, किसी हिडन मीनिंग को इंटरप्रेट करती है, बताती है, वो एलिगरी कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक लेडी है जो कि हाथ में स्वॉर्ड लेकर के खड़ी है और फ्लैग लेकर के खड़ी है, वो एलिगरी है, जर्मनिया कहा जाता है उसको। वो जर्मनी को बताती है कि जर्मनी की देवी मान लो, या भारत माता, जैसे भारत माता की, अब भारत माता की देखो आप देवियों की जैसे पूरी की पूरी पोशाक और पूरी तरीके से वो खड़ी हुई है झंडा लेकर के। तो हमारे देवी देवताओं में भारत माता जैसी कोई देवी नहीं, लेकिन
यहाँ पे क्या किया गया है, एक इंटरप्रिटेशन दी गई है एज एन एलिगरी कि अगर हम उनको एज अ फीमेल फिगर देख रहे हैं तो हम हमारी जो श्रद्धा है उनकी तरफ बढ़ जाएगी, एज लाइक अवर मदर, एज लाइक अवर मदरलैंड, है ना, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यूएस में अंकल सैम जो है उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो यूएस आर्मी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। ठीक है, एलिगरी में अशोक चक्र आता है जो कि हमारे झंडे में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एलिगरी में जैसे ब्रोकन चेन वो बताती है लिबर्टी, जो लिबर्टी है उसका सिंबल होता है ब्रोकन चेन, जो चेन है वो टूट जाते हैं, तो वो स्लेवरी की चेन है जो कि टूट गई है। एलिगरी में जैसे उगता हुआ सूरज जो होता है वो एक नई दुनिया, एक न्यू एरा की बिगिनिंग के बारे में बताता है। इसके अलावा ओक लीव्स, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक क्राउन होता है ओक लीव्स, कैसे टियारा टाइप का होता है ना, तो वो क्राउन जो होता है ओक लीव्स का वो हीरोइज्म को बताता है। वहीं हम लोगों ने देखा कि जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड में ओक लीव्स लिपटी हुई है। इस तरीके की कुछ चीजें आपने इसमें देखी होंगी। जो हाँ यस, जर्मेनिया के फिगर में ही अगर आप देखेंगे, पिक्चर भी आती है, इसको पिक्चर को अच्छे से देखिएगा, पेज नंबर 23 पर दी हुई है कि ओक लीव्स के साथ में जर्मेनिया ने क्या लिया हुआ है, हाथ में तलवार लिया है। तो ओक लीव्स क्या करिए, वेयर द क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो जर्मन ओक जो है वो क्या करता है, स्टैंड्स फॉर द हीरोइज्म, हीरोइज्म का वो प्रतीक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे पीछे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ये सारे प्रतीक हैं। किस चीज का प्रतीक है ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है एक मैसेज जो कि लोगों तक जाता है और लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, लोग उसको समझते हैं, अपने देश के प्रति उनकी नेशनलिज्म की भावना जो है वो बहुत अच्छे से जागृत होती है। तो ध्यान रहे, आपको चैप्टर की रीडिंग जरूर पढ़नी है। अगर आज आपने ये चैप्टर पूरा सुना है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इस चैप्टर की रीडिंग करें ताकि आप उन सारी चीजों को बार बार विजुअलाइज कर सके जो यहाँ पर पूछे गए हैं। रीडिंग के साथ ही आपको वो पॉइंट्स, वो देशों के नाम, उन सबको फोकस करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर बताए गए, इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। विदाउट रीडिंग, अगर आप इस चैप्टर को रीड नहीं करेंगे थॉरली, मैं बता सकता हूं कि नो वन कैन टेल यू कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। And we don't want to say that, but you have to work very hard with this chapter because ये चैप्टर लेंदी है। लेंदी होने के साथ साथ आपको कंसेप्ट्स, पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको ब्रेक कर करके पढ़िए, छोटे छोटे पोर्शंस में उसको पढ़िए ताकि आप टाइमली इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो यही है कि आपको इस चैप्टर को थॉरली बार बार पढ़ना पड़ेगा। एंड फॉर द फ्यूचर आपको जरूरी भी है कि आप रीडिंग इतने अच्छे से करें कि चैप्टर्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से आंसर कर पाएं। इसी के साथ हम लोग अपना आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जुड़े रहिए एडुस्विच के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।